स्वागत के लिए मैं आप सभी लोगों को खड़े होकर तालियों से आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार जोरदार खड़े होकर तालियां। दरअसल कहीं दिनकर लिखते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वो विश्व विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। वो यश क्रेता भरत जयप्रकाश जी होते हैं, प्रकाश ओला सर होते हैं, जिनके सानिध्य कारण हम यहाँ पे उपस्थित हैं। दीपक गोदारा जी होते हैं, दिनेश जी एसडीएम साहब होते हैं और पवन जी कुमावत सर होते हैं। हमारे बीच ऐसी विभूतियां हमारे बीच हैं। इनका संघर्ष एक दिन का नहीं है। इन्होंने कई रातें काली की है, तब जाके इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सर, ज्ञान सिद्धि की कोचिंग क्लासेस के प्रांगण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मकदम है आप सभी लोगों के गाइडेंस के लिए। और जो बच्चे खड़े हैं, मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी सीट लेने की चेष्टा करें, कि उसे यकीन है मेरी उड़ान कुछ कम है, लेकिन मुझे यकीन ये आसमान कम है। यही सपना इन्होंने गांव में रहकर देखा। छोटे से गांव से, गंगापुर सिटी से निकलकर आज पूरे बच्चों के लिए, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए आदर्श हैं, आइडियल हैं, जिनका नाम होता है दीपक गोदारा। दरअसल कहीं दिनकर लिखते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वो विश्व विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। इन लोगों ने भी वो सब मुश्किलें झेली जो आप लोग झेल रहे हो, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। लेकिन आज आईएएस ऑफिसर बनकर, हो सकता है आपके सिक्कर में जो मंच की हमारी औपचारिकता है, कार्यक्रम की जो स्वागत की वेला है, इसको आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं भरत जयप्रकाश सर से और दीपक गोदारा सर और प्रकाश सर से गुजारिश करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके मां सरस्वती के चरणों में हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। पवन जी सर, सूरज सर, दीपक, दिनेश सर, पवन सर, कि वीणा दे वर दे, वीणा वादिनी मां वर दे। जब मां सरस्वती, मां शारदा, मां वागेश्वरी कृपा होती है। यस यस। कोई भी शुभ कार्य हो, मां शारदा के चरणों में हम दीप प्रज्वलन करके उसकी शुरुआत करते हैं। वीणा दे वर दे, माँ वागेश्वरी सब पे कृपा करे और नीम का थाना की धरती से इसी तरह से आइए सुरारे के निकले। बहुत बहुत आभार। कि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, एक अकेला जुगनू पूरा अंधकार हर लेता है। तो ये दीपक हमें यही पैगाम दे रहा है, यही संदेश दे रहा है। एक दीपक जलाइए और अंधकार को हटा दीजिए अपने मन से। इस स्वागत की वेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच इस कार्यक्रम के गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं भरत जयप्रकाश जी, जिन्होंने यूपीएससी 2023 में 85 रैंक के साथ पूरे हिंदुस्तान में हिंदी मीडियम के टॉपर बने। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री श्राम ओला जी, जो ज्ञान सिद्धि कोचिंग क्लासेस के फाउंडर के प्रकाश ओला जी के पिताश्री हैं। श्री श्राम ओला जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ श्री श्राम जी का भी स्वागत करेंगे, जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो नीम का थाना की माटी का कर्ज उतारना चाहता है इस ज्ञान सिद्धि कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। भरत जयप्रकाश सर का स्वागत के लिए माला पहनाकर और पगड़ी पहनाकर और बुके देकर सम्मानित करेंगे। ये बहुत गर्विलेशन जब एक ऑफिसर्स का स्वागत होता है। इसके बाद मैं दीपक गोदारा जी, जिन्होंने यूपीएससी 2024 में 92 रैंक हासिल की और हिंदी मीडियम के टॉपर बने, जिनके रिटर्न में सबसे ज्यादा मार्क्स थे, टॉपर से ज्यादा मार्क्स थे।
दीपक गोदारा जी के स्वागत के लिए मैं रमेश जी अध्यापक जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और दीपक जी का स्वागत करें। कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सिंचा है, बंजर में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम, मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। सर बहुत बहुत आपका आभार और स्वागत है इस क्लासेस के प्रांगण में, जो इतना बेस्ट समय निकाल कर यहाँ के बच्चों की गाइडेंस के लिए यहाँ पर बहुत आभार। और हमारे बीच एक ऐसी प्रतिभा जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जब हमने पढ़ा कि रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन सकता है जिसका नाम होता है गोविंद जायसवाल, तो हमने ये भी देखा कि उस पंक्ति को पढ़कर एक बेटा प्रेरणा लेता है कि ट्रक ड्राइवर का बेटा भी आईएएस बन सकता है। उनका नाम होता है पवन जी कुमावत। एक ऐसे प्रतिभावान और ऐसे जुझारू और संघर्षशील व्यक्ति के लिए आप लोगों की ताली आमंत्रित करना चाहूंगा। पवन जी कुमावत हमारे बीच हैं, सदियों के मैं कह रहा हूं सदियों के सितारे हैं और हमारे लिए प्रेरणा है। उनके स्वागत के लिए मैं राहुल जी जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा पवन सर के स्वागत के लिए। मतलब जब हम पवन सर को देखते हैं तो इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि ऐसे भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर, और ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, कहानियां नहीं है, ये हमने देखा है, उनका संघर्ष देखा है। एक ट्रक ड्राइवर का बेटा आईएएस आपके सामने खड़ा है, तो आप लोग भी आईएएस नहीं बन सकते जब ऐसे लोग आप लोगों के बीच हैं। प्रकाश ओला सर के मार्गदर्शन में गाइडेंस में एक ज्ञान सिद्धि की शुरुआत इसलिए हुई है। पगड़ी जो हमारी पुरखों की निशानी है, ये दस्तार जब सर पर सजती है तो कहीं केसरिया बाना बनकर, कहीं पगड़ी, कहीं साफा कहलाती है। बहुत बहुत आभार सर ज्ञान सिद्धि कोचिंग में पधारने के लिए। इसके बाद सूरज जी कलकल जो आईएएस हैं दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन सपना था कि मुझे कुछ करना है। जो लोग कहते हैं कि नौकरी लगने के बाद तैयारी नहीं होती, कैसे करे, समय नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहने के बावजूद तैयारी करते हैं और आईएएस ऑफिसर बन के दिखाते हैं, जिनका नाम होता है सूरज जी कलकल। मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा राम किशन जी डांगी, सूबेदार मेजर। राम किशन जी, बहुत बहुत आभार जिन्होंने सेवाएं दी है कि कोई धनवान बनने पर मिटे, कोई गुल बदन पर मिटे, और मिटने वाले रहते हैं अक्सर दोस्तों, वो अमर होगा जो बदन पर मिटे। इस तरह से हमारे बीच के आदमी भी हैं। और इसके बाद दिनेश जी जो कोटपुतली में एसडीएम हैं, आरएस ऑफिसर हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ पे मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली दो महिलाएं, सपना जी जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के अंदर और अंजना जी जो लेक्चरर हैं, व्याख्याता हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आए और दिनेश जी एसडीएम साहब का स्वागत करेंगे। इन बेटियों से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। और एक जानकारी और देता हूं आप लोगों के लिए कि दिनेश जी आईएएस में सिलेक्टेड हैं और अभी वर्तमान में कोटपुतली में एसडीएम हैं। ये बड़ा फख्र और गर्व का विषय हमारे लिए। ये जो दो बेटियां सपना जी और अंजना जी आप देख रहे हो हमारे बीच में, कहीं नीम का थाना से जब सोफिया कुरैशी कर्नल और विंग कमांडर रमिका सिंह निकलेगी तो गर्व का हमारे लिए। मुकेश डूडी जी जो लेक्चरर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन लॉ क्रिमिनोलॉजी के अंदर, पीएचडी होल्डर हैं, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर ईश्वरचंद जी। मुकेश जी के स्वागत के लिए प्रोफेसर साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा।
कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही इस जग में सूरमा जो अपनी राह खुद बनाता है। तो अपनी राह खुद बनाने वाले ऐसे व्यक्ति इस मंच पर, इस डायस पर जिनकी उपस्थिति है, किसी के स्वागत के लिए तो एक बार जयकारा लगाएंगे भारत माता की, भारत माता की। जोर से बोलो, हाउ इज द जोश, हाई रखना है, क्योंकि यहां पर विक्रम जी पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे दिनेश जी का। हमारे बीच अजय जी भी हैं, अजय जी हैं जो व्याख्याता हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नेत्राम जी को, जो दिल्ली पुलिस के अंदर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में गुजरात में नवोदय विद्यालय के अंदर लेक्चरर हैं। नेत्राम जी गुजर जी नीम का थाना के रहने वाले हैं। अब हमारे जो एंकर हैं रामोतार नागर जी, जो बहुत जुझारू कवि हैं, अभी आपको थोड़ी देर में ये कविता भी आपको बोल करके आपका ओजस्वी कवि के रूप में यूट्यूब पे देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं ऐसे कविवर रामोतार नागर जी का स्वागत करने के लिए ज्ञान सिद्धि क्लासेस के जो को-फाउंडर हैं हमारे प्रकाश ओला जी, इनके द्वारा स्वागत, तथा साथ में ही साफा भी प्रकाश जी ओला के द्वारा उठा करके मान सम्मान और इनका स्वागत जोरदार तालियों के साथ। नीमका थाना की इस पावन धरा पर रामोतार जी आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे बीच में आए और अंत में आप यहाँ हमारे श्रोताओं को, हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जितने भी कैंडिडेट हैं, पेरेंट्स हैं, इन सबको अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा आप अपनी कविताओं से इनको प्रेरणादायी दें। अब मैं आगे की मंच संचालन के लिए रामोतार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना स्थान प्रदान करें वापस मंच संचालन के लिए। धन्यवाद। जैसा कि प्रकाश सर ने मुझे आदेशित किया है, कल महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि थी, तो मेरी एक लोकप्रिय कविता है महाराणा प्रताप, उसके कुछ अंश मैं आप लोगों को चाहता हूं कि कौन थे महाराणा प्रताप। मुंतखब उत-तारीख में अल-बदाइनी लिखता है और अकबर नामा में अबुल फजल लिखता है और एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया के अंदर जेम्स टोड लिखते हैं कि महाराणा प्रताप जैसा योद्धा इस दुनिया के अंदर न तो हुआ था न होगा। तो कौन थे महाराणा प्रताप? मैं 4-8 पंक्ति आप लोगों के बीच निवेदित करना चाहूंगा कि आजादी के संग्राम की वो अखंड ज्योत की बाती है, राणा महज मेवाड़ नहीं पूरे भारत की थाती है। अरे जन्नी जयवंता का दूध लज्जित नहीं होने दिया राणा ने, मेवाड़ की कलित कीर्ति को कलंकित नहीं होने दिया राणा ने। झुका नहीं मुगलों आगे राणा का स्वाभिमान, यहां हल्दी घाटी की माटी में अभी सिंचित राणा का बलिदान यहां। अरे राख हो गए शत्रु सारे हिंदुआ सूरज के ताप से, अरे समूची सनातन संस्कृति धन्य हुई है महाराणा प्रताप से, महाराणा प्रताप से।
आप लोगों की तालियां कम है, ये नीम का थाना की धरती है। अगर मुझे मन से सुन लिया तो इस पंडाल के अंदर अगर गर्मी पैदा ना कर दूं तो आप मेरा नाम बदल देना। मैं उस चेतक के लिए पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। हमारा मेन उद्देश्य दूसरे प्रोग्राम के लिए है। उस चेतक के बारे में बात करना चाहता हूं। पूरी दुनिया घूम कर आना, एक भी जानवर ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी जानवर ने अपने राष्ट्र के लिए, अपने स्वामी के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर दिया हो। तब चेतक के लिए पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। क्या था चेतक कि जब चेतक ही नहीं नाता, सोया अकबर जाग जाता, हम बेचैन मुगले आजम भीरू बन भाग जाता। हल्दी घाटी गूंज उठी चेतक की टापों से, जय भवानी हर हर महादेव के जापों से। अरे पल में इधर पल में उधर, पल में बयार हो जाता था। पुतली फिरने से पहले चेतक पार हो जाता था। पुतली फिरने से पहले चेतक पार हो जाता था। और दो पंक्तियां वो पढ़ना चाहता हूं जिन्होंने रामावतार को राष्ट्रीय कवि रामावतार बना दिया हो। कई बार अखबार की हेडलाइन बनी कि विचार मेरे पे हावी या मैं विचार पे हावी। कई बार स्टूडेंट्स को लगता होगा कि समस्या मेरे पे हावी है या मैं समस्या पे हावी हूं। साइकोलॉजिकल पंक्ति पढ़ता हूं कि स्वामी भक्ति का अरे चेतक पर चढ़ा ऐसा खुमार था। अरे चेतक पर राणा नहीं, राणा पर चेतक सवार था। चेतक पर राणा नहीं, राणा पर चेतक सवार था। अरे दल में वो भभक्ति बड़वा नलसा बन जाता, सहस्त्र श्रृगालों के मध्य वो सिंह सा तन जाता। मारुति नंदन बन मुगल सेना नचा दी चेतक ने, रणभूमि में घूम घूम कर धूम मचा दी चेतक ने। हाथी के कपाल पे टापे अंकित कर दी चेतक ने, पूरी मुगलिया सेना भयभीत कर दी चेतक ने। वाजी ने वतन पे राजी हो बाजी लगा दी प्राण की, चेतक ने अंबर तक जय जय कर दी राजस्थान की। चेतक ने अंबर तक जय जय कर दी राजस्थान की। लीजिए इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमारे बीच जो हरियाणा के अंदर दिल्ली हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वर्तमान में दिल्ली के अंदर आईएएस ऑफिसर हैं, एक सामान्य परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे जब आईएएस आईपीएस बनते तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं उस व्यक्तित्व को आवाज देना चाहूंगा जिसका नाम होता है सूरज कलकल। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस्तकबाल करेंगे सूरज जी का। आप सभी सम्मानित व्यक्तियों को नमस्कार। मंच पर बैठे मेरे साथी भरत जयप्रकाश, दीपक गोदारा, मेरे सर्विस सीनियर पवन सर, मेरे अच्छे मित्र और मेरे गुरु प्रकाश ओला सर और यहाँ से आए बड़े बुजुर्ग सबका मेरा सबसे पहले नमस्कार। सूरज कलकल हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव इमलोटा का रहने वाला हूँ। इससे पहले मैं हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर था और आप सभी की तरह बिल्कुल गाँव से मेरा बचपन है, पला बड़ा भी वही हूँ, शिक्षा भी मेरी गांव से ही हुई है। उसके बाद मैं जब पहली बार प्रकाश सर के संपर्क में आया तो इन्होंने मुझे यूपीएससी के बारे में बताया और वहीं से मेरी ये सारी यात्रा है जो स्टार्ट हुई है, जिसको मैं आप सबके साथ आज यहाँ पे साझा करूँगा। जब मैं आप इधर बैठे नौजवान साथियों को देखता हूँ तो मुझे मेरे वही तैयारी के दिन याद आते हैं, संघर्षशील, कोई गाइडेंस, कोई मोटिवेशन उस हिसाब से हमें कोई देने वाला नहीं था, क्योंकि गांव में वही एक चीज़ रहती है, आसपास कोई बड़ी नौकरी वाला नहीं होता है। सब कांस्टेबल लगना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, पटवारी, कलरक, यही हम सब के बारे में सोचते रहते हैं। तो उस पृष्ठभूमि से आते हुए आज जब हम देख रहे हैं, क्योंकि हम चारों पाँचों का एक बड़ा सर्कल रहा है, 4-5 साल हम सब इकट्ठे रहे हैं, तो हमने लगता है कि हमने एक बहुत अच्छा सफ़र तय किया है और जिसको आप सबके साथ साझा करना कि आप भी हमारी तरह बने और जहाँ तक कि प्रकाश सर की गाइडेंस है उसका आपको फ़ायदा मिले। एक छोटे से शहर में जो आज उन्होंने आज ये मंच सजाया है, आप लोगों को प्रेरित करने के लिए हम सबको बुलाया है इतनी दूर से, और मैं चाहूँगा कि आप इसे बस एक कार्यक्रम ना समझें, इसे एक प्रेरणादायी स्रोत समझे जो आपके सबके जीवन में एक परिवर्तन करे और जो कि पॉजिटिव परिवर्तन करे। आप सब पढ़ाई के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़े, अच्छी अच्छी सर्विसेज के बारे में आपको जानने का मौका मिले, और जो प्रक्रिया है कि हमें कोई टैलेंट की कमी नहीं है। जितने भी आप लोग यहाँ सब बैठे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, सबके अंदर हमारे अंदर भरपूर टैलेंट है, बस उसको दिशा देने की ज़रूरत है। जो कि जो ज्ञान सिद्धि क्लासेज हैं, प्रकाश सर का जो नेतृत्व है उसमें हम सबको, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आने वाले सालों में कई भरत जयप्रकाश मीणा, दीपक गोदारा यहाँ से निकलेंगे और विभिन्न सेवाओं में आप अपना एक अच्छा सफल कैरियर बनाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको अपना एक
आत्मविश्वास होना, जो कि हमारे यहाँ कम मिलता है। हमें लगता है कि ये बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं, पता नहीं कैसे लोग पढ़ लिख के आते होंगे, उनको कुछ अलग ही पढ़ाई आती होगी। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, मैं बिल्कुल आपके जैसे ग्रामीण, अभी मैं हरियाणवी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को एकदम समझ नहीं आएगी। तो कोई आपको अच्छी इंग्लिश नहीं चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मविश्वास आपको चाहिए, अच्छी गाइडेंस चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल देसी लठ आदमी, लामणी हमारे यहाँ होती है, 4 हमारे भैंस बंधी हुई है, गाय ये सब है। तो आपको अपने आप को किसी से कमतर नहीं आंकना है, आपको सिर्फ एक दिशा में अच्छा प्रयास करना है। अब RAS की वैकेंसीज होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप सिविल सर्विस में जाएंगे, हम क्यों सिविल सर्विसेज की इतनी बात करते हैं कि नौकरियां सब अच्छी होती हैं, हर आदमी सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, लेकिन सिविल सर्विसेज जो आपको एक एक्सपोजर देंगे, आप अपने समाज में आसपास लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। तो उस हिसाब से मैं चाहूँगा कि आज आप इस कार्यक्रम से सीखें, और जैसे प्रकाश सर जैसे हैं और उनकी जो टीम है उसका आपको फ़ायदा हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और एक इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, क्योंकि सब लोकल के हैं। भरत सर आप बिल्कुल राजस्थान के लोकल टैलेंट हैं, कोई बड़े दिल्ली की बड़ी प्रतिष्ठित कोचिंग इन्होंने नहीं ली है, मैंने नहीं ली है। तो हम चाहेंगे कि आप इस जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और प्रेरित रहें कि हम भी अच्छी सर्विसेज करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। और जो गाइडेंस, जो लीडरशिप प्रकाश सर ने यहाँ आज दिखाई है, इतना बड़ा, मैं यहाँ पहले भी आया था, उस वक्त थोड़ी संख्या कम थी, लेकिन आज मुझे सही लग रहा है कि इन्होंने इसी स्थान को चुना है। चाहते तो दिल्ली, जयपुर जैसी जगह भी ये संस्था खोल सकते थे, मगर जो टैलेंट पूल है, हम बाहर जाते हैं, इतने पैसे हमारे ख़राब होते हैं, जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, हम सब की उतनी ठीक नहीं है कि हम बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो खासकर अच्छी आर्थिक स्थिति के बच्चे आते हैं उनसे मुकाबला करना कई बार हमारे लिए दिक्कत में रहता है। लेकिन उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम उनसे पढ़ाई में इंच भर भी कम नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि उनसे बहुत ज़्यादा हमारे अंदर टैलेंट रहता है और हमारे अंदर उनसे ज़्यादा करने के लिए जिज्ञासा भी रहती है, जुझारूपन भी हमारा ज़्यादा है, क्योंकि हम लोकल परिस्थितियाँ देखते हैं, लाइट 8-8 घंटे कट जाती है, कोई ऐसी वैसी क्लासेस नहीं होती थी, लेकिन वो सारी सुविधाएं आज अगर आपको ज्ञान सिद्धि क्लासेस में मिल रही है तो मैं चाहूँगा आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और प्रेरित रहें। और प्रेरणा स्रोत के लिए भरत सर जैसे हैं, हम हैं, पवन सर हैं, ऐसे व्यक्ति आपसे बार बार मिलते रहेंगे। आपकी परेशानियाँ हैं, जो भी तैयारी को लेकर बड़ी बड़ी जो कोचिंग आप देखोगे टॉप 1000 में 1-2 बच्चा आता है, लेकिन ये प्रकाश सर की गाइडेंस थी कि उनकी गाइडेंस में हम 4 आदमियों ने, जिसमें 2 की तो 100 रैंक आई है। तो आप ही उसका फ़ायदा उठाइए और मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सूरज सर आपका, जो आपने बच्चों के गाइडेंस के लिए इतना शानदार वक्तव्य दिया। लीजिए स्वागत की इस वेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच पंडित कौशल दत्त शर्मा जी, एक्स प्रिंसिपल संस्कृत कॉलेज, इनके स्वागत के लिए बलराम जी जाखड़, जो स्टूडेंट कॉर्नर लाइब्रेरी के मालिक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप माला पहनाकर स्वागत करेंगे पंडित कौशल दत्त शर्मा जी का। और इसके साथ ही हमारे बीच जो हिंदी माध्यम के टॉपर हैं 2023 बैच के भरत जयप्रकाश मीणा जी, IAS ऑफिसर्स, उनके स्वागत के लिए मैं पुनः आग्रह करूंगा बलराम सर से, बलराम जाखड़ जी से, कि भरत जी के स्वागत करेंगे माला पहनाकर। बहुत बहुत आभार सर आपका। कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो ऐसे ही जमाने को चलाने वाले काफ़ी अध्ययनशील व्यक्ति, जो PhD होल्डर है लॉ इन क्रिमिनोलॉजी के अंदर, जो दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मुकेश जी डूडी सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बच्चों के गाइडेंस के लिए उद्बोधन। जी आप सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले यहाँ जो हमारे ओला जी की ये समन्वित टीम है उनका बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर और इन्होंने जो अपनी परिस्थितियाँ देखी हैं उनको महसूस करते हुए इस नीमका थाना की पावन धरा के इन आने वाले होनहारों के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। इसके लिए मैं इनका जो आभार व्यक्त कर रहा हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं आज के इस कार्यक्रम में अपने कुछ अनुभव साझा करूँगा
और जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है वो साझा करूंगा, और साथ ही इस जो अभियान के हमारे संचालक हैं जो प्रकाश जी और उनके एक जो समन्वय टीम है उनका जो दृष्ट निश्चय है उसके बारे में मैं बात करूंगा। एक बात मैं करूंगा कि हमारे अंदर ना नकारात्मकता बहुत होती है, और ये नकारात्मकता हमें बहुत बार अपनी क्षमता की पहचान नहीं करने देती है। इसके लिए मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक मैथमेटिक्स के टीचर एक क्लास ले रहे थे। उस क्लास के अंदर एक स्टूडेंट गहरी नींद में सो रहे थे, और वो इतनी नींद में सो गई कि क्लास ख़त्म हो गई। जब क्लास ख़त्म हुई तो उन्होंने देखा कि सामने ब्लैक बोर्ड पे 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, 2 समस्याएं लिखी हुई हैं। उस स्टूडेंट ने सोचा कि ये शायद आने वाले दिन के लिए होमवर्क दिया है सर ने। उन्होंने अपने घर जाके उन दोनों समस्याओं पे विचार करना शुरू किया, और अगले दिन तक उन्होंने एक समस्या पे उसका समाधान ढूंढ के और अगले दिन क्लास में लेकर आए। अगले दिन जब क्लास ख़त्म हुई तो उन्होंने सोचा कि प्रोफेसर साहब जो कल होमवर्क दिया था उसके बारे में आज से ज़रूर चर्चा करेंगे। जब क्लास की समाप्ति के बाद उन्होंने पिछले दिन की क्लास पे कोई चर्चा नहीं की तो उस होनहार बालक से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि सर आपने जो कल होमवर्क दिया था, तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि कल कौन सा होमवर्क दिया था, ऐसा तो कोई होमवर्क नहीं दिया। बोलो सर आपने 2 स्टेटमेंट लिखे हुए थे वो ब्लैक बोर्ड पे। उन्होंने कहा बच्चे वो स्टेटमेंट नहीं थे, वो इस गणित के क्षेत्र की वो 2 ये है कि मैंने ये नहीं सुना था कल क्लास में क्योंकि मैं सो रहा था कि इस समस्या का अब तक कोई हल नहीं है। तो हमें ऐसी नकारात्मकता से बचना है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, या आप में ये क्षमता नहीं है, ये क्षमता नहीं है। हमेशा नकारात्मकता से आप दूर रहें। ऐसे ऊर्जावान जो टीम है, जो संघर्ष के साथी हैं, उनसे प्रेरणा लें, और ऐसे हमारे मार्गदर्शक हैं, इन लोगों का सहयोग करें। इसके अलावा मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा कि 2024 के जो यूपीएससी के रिजल्ट हैं उन्होंने एक बात को और साबित कर दिया है कि ये जो बड़ी बड़ी सफलताएं हैं ये बड़े बड़े शहरों और चकाचौंध की मोहताज नहीं हैं। ये सिर्फ मोहताज हैं आप जैसे होनहारों को अपनी क्षमता की पहचान की और ऐसे किसी समर्पित टीम और मार्गदर्शन की सही दिशा लेने की। हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी ये होती है, जिस ग्रामीण परिवेश से, मेरा गांव भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, मैं भी एक जो किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और एक सामान्य सी नौकरी से मैंने अपना जीवन शुरू किया है, और उसके बाद मैं यहाँ तक इस मंच और इस टीम का साथी बना हूँ। तो हमारे अंदर जो क्षमता है उसको पहचानना है, हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हमारी इसी पंडाल में बहुत सारे जयप्रकाश नेना, ये जो सूरज कलकल और दीपक गोदारा जैसे हमारे होनहार हो सकते हैं, वो बशर्ते कि वो अपने आप को, अपनी क्षमता को पहचानें, अपनी नकारात्मकता को दूर करें। हो सकता है कि भरत जयप्रकाश मीणा जी और दीपक गोदारा जी और ये जो सूरज कलकल जी, जो पवन जी, वो जैसे बैकग्राउंड से पवन जी ने ये संघर्ष किया है और इस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता को पहचाना है। दूसरा, एक मैं आपको सर्फ एक्सल के ऐड के बारे में बताऊंगा। बड़ी रोचक बात, हम पढ़ते हैं कि सर्फ एक्सल का एक ऐड आता है कि दाग अच्छे होते हैं। इसी पे मैं कहूँगा कि जिद अच्छी होती है और हमें जिद करनी चाहिए। मैं अपने निजी जीवन का अनुभव बताऊंगा कि मेरे एक परिवार के सदस्य थे, वो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम देते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये यूजीसी नेट क्या होता है, मैं भी इसमें ट्राई करके देख लेता हूँ। उन्होंने कहा कि ये आपके बस का काम नहीं है। उनका स्टेटमेंट था कि आपके बस का काम नहीं है। हो सकता है कि ये किसी के बस का काम है और किसी के बस का काम नहीं है। मैंने उसी साल यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया और मैं पहली बार उसमें असफल हुआ। मैंने अगली बार पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट के साथ साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया, और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जिद इतनी अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद मैंने लॉ में यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने अपराध शास्त्र जो क्रिमिनोलॉजी है उसमें इस एग्ज़ाम को पूरे देश भर में टॉप किया, और उससे अगले साल 2022 में ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ में यूजीसी नेट जेआरएफ में सिर्फ एक सीट होती है ओबीसी कैटेगरी की, और वो मैंने हासिल की। तो जिद अच्छी है, आप जिद कीजिए। ये जैसा ऐड है सर्फ एक्सल का कि दाग अच्छे हैं, तो जिद अच्छी है, जिद कीजिए। साथ ही साथ जो नकारात्मकता से दूर रहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए और अपनी जो क्षमता है उसको पहचानिए। ये जो ऊर्जावान टीम है इसका हौसला बढ़ाइए। दूसरा, एक और मैं बताना चाहूँगा कि ये कोचिंग संस्थान कोई आर्थिक लाभ या कोई वाणिज्यिक ये गतिविधि के रूप में ये शुरू नहीं किया गया है। इनमें से किसी का भी कोई ऐसा वो व्यापारिक उद्देश्य नहीं है। सारे के सारे लोग आप जैसे आज जो संघर्ष कर रहे हैं उसी संघर्ष की यात्रा से यहाँ तक पहुँचे हैं, भले ही वो ओला सर हों या बाकी जो टीम के मेंबर हों। एक ओला सर का जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं विधि और संविधान का विद्यार्थी रहा हूँ। एक बार ओला सर ये गोदारा जी को
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 पढ़ा रहे थे। और उनके उस दिन की क्लास के बाद मैं संविधान और लॉ का स्टूडेंट होने के बावजूद उनका इतना कायल हुआ कि उनका जो ऑब्जर्वेशन की क्षमता है वो अव्वल दर्जे की है। एक और ख़ास बात ये है कि जो आदमी असफल होता है वो सफल आदमी से बहुत कुछ ज़्यादा सीखता है। और ये 7 बार यूपीएससी का जो मेंस और इंटरव्यू देके ओला जी ने साबित किया है कि वो किंग ही नहीं है, वो किंग मेकर हैं और उन्हें कई किंग बनाए हैं। और आने वाले भविष्य में मैं उम्मीद करता हूं कि इस नीमका थाना में एक पूरी किंग नहीं, एक साम्राज्य स्थापित हो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं एक और इनकी जो कोचिंग संस्थान है उसके बारे में बताना चाहूँगा, इनकी जो खूबी है उसके बारे में जो मैंने महसूस की है। आज के दिन में परीक्षा क्या है कि स्मार्ट ही नहीं, अभी मतलब सुपर स्मार्ट हो गई है। हमारे पास जो समय और संसाधन हैं वो एक सीमित मात्रा में होते हैं और उनका बेहतर इस्तेमाल ज़रूरी है। इसी कड़ी में यदि ओला जी का मैंने ऑब्जर्वेशन देखा है, आज के जो परीक्षा और जो प्रतियोगी माहौल है उसके बारे में जो संभावना और जो संभावित एस्पेक्ट है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है 10 घंटे की मेहनत आप यदि सही दिशा में मेहनत करें तो 1 घंटे में हम उस 10 घंटे की मेहनत को पार कर सकते हैं। तो ओला जी के पास और हमारी ये जो समन्वित टीम है इसके पास एक लंबा अनुभव है। इनके पास ना सिर्फ सफलता का अनुभव है, इन सभी के पास असफलता का भी अनुभव है। ये यात्रा एक दिन की यात्रा नहीं है। भारत जयप्रकाश जी मीणा आज आईएएस हैं, इससे पहले 2022 बैच में ये आईआरएस रहे हैं। हमारे सूरज कलकल जी जो पुलिस जैसी बहुत ही टफ नौकरी में अपना समय निकाल के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप लोगों को चिंता और नकारात्मकता की कोई बात नहीं है, बस ज़रूरत है आपको सही समय पे अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता को सही लोगों के निर्देशन में सही दिशा देने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज शायद आपके जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट आए और आप सही दिशा में अपनी इस यात्रा को शुरू करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार मुकेश सर। और मुझे एक कविता याद आती है जो मैंने कभी जब संघर्ष कर रहे थे सरकारी नौकरी के लिए तब लिखी कि उठो जवानी छीनो सवेरा सूरज की लालिमा से, अरे कब तक हार मान बैठोगे तम की काली माँ से। अरे दुनिया में परचम लहराता आत्मबल के योग से, भुजबल होता प्रास्त आया है मनोबल के प्रयोग से। मन विकल हो जाए तो सर्वनाश हो जाता, मन सुदृढ़ हो जाए तो कायम इतिहास हो जाता। और छेनी ने टक्कर दी यहां जेसीबी मशीन को, दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, जिन्होंने एक छेनी और हथौड़ी से 30 फीट लंबे और 40 फीट चौड़े पहाड़ को तोड़ दिया, फोड़ दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। तो यही आपको आरएसआईएस के लिए बोलना है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कि छेनी ने टक्कर दी यहां जेसीबी मशीन को, हकीकत में बदला माजी ने यकीन को। नकली पैरों से मैराथन दौड़ते धावक देखे हैं ऑस्कर पिस्टोरियस द ब्लेड रनर, कि नकली पैरों से मैराथन दौड़ते धावक देखे हैं। अरे जिद्दी हाथी के आगे भागते सावक देखे हैं। उठो जवानी हक छीन लो दिनकर की परछाई से, विप्लव नहीं आएगा याचना करती रुबाई से, याचना करती तरुणाई से। तो उठो जवानी छीनो सवेरा सूरज की लालिमा से, कब तक हार मान बैठोगे तम की काली मां से, कब तक हार मान बैठोगे तम की काली मां से। एक बार जोरदार ताली बजाओ। लीजिए जिन पलों का हमें इंतजार था, हमारे बीच 2023 बैच के हिंदी मीडियम के टॉपर, सवाई माधोपुर जिले में एक तहसील पड़ती है जिसे गंगापुर सिटी के नाम से जाना जाता है, एक सामान्य से अध्यापक का लड़का लगातार मेहनत करके अखबार की सुर्खियां बनता है जिसका नाम होता है भरत जयप्रकाश मीणा। मैं ऐसे व्यक्तित्व को आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा जो हिंदी माध्यम के लिए एक प्रेरणा है, हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ भरत जयप्रकाश जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सम्मानित मंच और आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रकाश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है और नीमका थाना जैसी जगह में एक आईएएस आरएस की कोचिंग का जो एक सपना था, जब हम बात करते थे, हम 5-6 साल से साथ में जानते हैं। जब मैं नया था, जब ग्रेजुएट हुआ था कॉलेज से और दिल्ली गया था, तो
पढ़ता रहता था लाइब्रेरी में, काफ़ी मेहनत करता था, तो ये भी आते थे कभी कभी दीपक दिखते थे। तो एक बार ऐसी बात हुई कि भाई तू कहाँ से है, नॉर्मली मैं काफ़ी पढ़ता था, ये तो यार बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, ये इससे बात की जाए। एक दिन ऐसे ही चाय पी रहे थे तो पूछा भाई क्या करता है, कहाँ से क्या किया है तूने, कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की है। तो मैंने बताया कि मैं राजस्थान से हूँ ऐसे ऐसे। तो जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया तो कोविड के बाद से मेरा पहला अटैम्प्ट में प्री नहीं हुआ था, कुछ मार्क्स से मैं प्री चूक गया था। तो उन्होंने कहा यार भरत तू काफ़ी मेहनत कर रहा है और थोड़ा और स्मार्ट तरीके से कर इसको तो अच्छा हो जाएगा। कोविड के बाद जब दूसरा अटैम्प्ट दिया तो फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया 2022 में लेकिन मेरे मन में यार इंटरव्यू में काफ़ी कम मार्क्स मिले थे, मुझे 146 मार्क्स मिले थे और शायद उस टाइम अगर 170 के अराउंड मार्क्स मिलते तो मैं उसी टाइम आईएएस बन जाता सेकंड अटैम्प्ट में। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं दोबारा अटैम्प्ट दे। और मेरे मन में ये था कि अब यार मुझे नहीं देना, मैं आईआरएस बन गया और घर वाले भी खुश थे, मास्टर का बेटा आईएएस बन गया, तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं था मेरे ऊपर। और एक होता है कि सरकारी नौकरी चाहिए थी मुझे तो कि नौकरी मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। इन्होंने कहा थोड़ी जिद की कि यार तो रुक अभी और भी मेहनत कर सकता है थोड़ी। मैं तो थक गया कि 3 साल हो गए भाई, अब और नहीं होगा मेरे से। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे को रोका। तो मैं तो पढ़ता नहीं था, इधर उधर घूमता था। दिल्ली में सिलेक्शन हो गया था, यार दोस्त भी काफ़ी बन गए थे। फिर उन्होंने थोड़ा समझाया, बिठा के काफ़ी समझाते थे, सुबह शाम बिठा के डेली, कभी डांटते थे कभी धमकी देते थे, घर फ़ोन कर दूंगा तेरे ये वो। तो फिर बड़ी मुश्किल से इन्होंने रोका। तो दोबारा फिर मैंने प्री दिया, प्री हो गया, मेंस भी हो गया। फिर बात इंटरव्यू का आई, मैंने बोला कि यहाँ सर गड़बड़ है, यहाँ नहीं होगा, 146 मार्क्स यहाँ से आगे कैसे बढ़े। मेंस तो अच्छा हुआ था। तो उनके साथ लेके आइडिया होता है, वो अनुभव है उसको शेयर किया कि कैसे इंटरव्यू में अच्छा कर सकते हैं। दीपक हम साथ में डिस्कस करते थे चीज़ों को, बैठ के डिस्कस करते थे चीज़ों को, क्या कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूव करें अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको और कैसे बेटर किया जा सकता है। क्योंकि जो गांव देहात से हम लोग आते हैं, बड़ा इशू होता है। 4 साल CLC में पढ़ा, 4 साल, फिर उसके बाद IIT में सिलेक्शन हुआ। जब IIT से आया, लेकिन 4 साल बीटेक तो इंग्लिश में हुई, लेकिन वो हिंदी मीडियम का जो एक था कि इंग्लिश में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कभी कि इंग्लिश से तैयारी करे, तो हिंदी मीडियम में ही करता रहा। तो हिंदी वालों को एक रहता है कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू से बड़ा डर लगता था मुझे कि इंटरव्यू का ये डर कैसे निकाला जाए। तो साथ में जब इन लोगों ने मेहनत की और आप जब दोबारा इंटरव्यू दिया तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे, 198 नंबर मुझे मिले, सीधे 50 मार्क्स का जो गैप था। और उसी की बदौलत फिर जो 624 रैंक थी वो सीधे जब रिटर्न में बढ़े, पर रिटर्न में जहाँ 1750 उसमें 146 से सीधे 198। तो वो जो जंप था उसकी वजह से सिर्फ रैंक की अच्छी नहीं आई बल्कि होम कैडर भी मिला, राजस्थान IAS अलॉट हुआ। तो प्रकाश जी की ही देन है। जब हम तैयारी करते तो ये हमेशा सोचते थे कि यार भरत ठीक है, तेरे पिताजी मास्टर है, मेरे भी टीचर है, अपन तो यहाँ दिल्ली आगे तैयारी करने, पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली नहीं आ पाते। सोसाइटी में एक पहचान मिलती है, परिवार का नाम रोशन होता है, और IAS RS जैसी नौकरी वो हमें एक बहुत बड़ा सोसाइटी में हमारी जंप एक हमें मिल जाता है कि सोसाइटी में हमें पहचान मिलती है। और यही एक लालच है कि हम सब इसकी तैयारी करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें कोई ऐसे कोई पैतृक बहुत बड़ी संपत्ति तो हमारे पास है नहीं, कोई पैतृक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई बहुत बड़े परिवार से आते नहीं है कि हमें कोई दुनिया में बहुत लोग जाने, पर ये चीज़ हमें ऐसी है कि हम अपनी मेहनत के दम पे, अपने संघर्ष के दम पर ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 से 3 लाख रुपए आपको मिनिमम चाहिए दिल्ली की कोचिंग में। आप किसी भी कोचिंग में आज जाओगे 1.5 से 2 लाख रुपए फीस है। तो उसके लिए क्या करें, फिर ये था कि यार पहले ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं इसको, कि कोचिंग हमें कोचिंग का पहले आइडिया नहीं था। पहले ये था कि हम बच्चों को गाइड करेंगे गांव देहात से, जो भी आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऑनलाइन हम उनको, क्योंकि ऑनलाइन पे तो ये पहले प्लान था, 2-3 साल पहले ये प्लान बना। फिर धीरे धीरे इनके दिमाग में आया कि यार एक बार ये ट्राई करते हैं, तो फिर नीम का थाना की जगह नीम का थाना चूज़ करते हैं।
फिर नीम का खाना में करेंगे, बच्चे आ पाएंगे, परिवार वाले कहेंगे यार IAS के लिए तो सब लोग दिल्ली जाते हैं, कोई मुखर्जी नगर बताता है, कोई और राजेंद्र नगर, वहाँ जाना पसंद करते हैं, जयपुर जाएगा बच्चा, यहाँ क्यों करेगा तैयारी। तो ये एक हमारे साथ समस्या थी। फिर बैठ के हमने काफ़ी डिस्कस किया इस पर, और हमने कहा एक बार हम कोशिश करेंगे इसको, और अब जैसा लग रहा है कि हमारी कोशिश सफल होती दिख रही है, और आप लोगों का सहयोग रहा, तो हम इसमें लगातार मेहनत करेंगे। प्रकाश जी लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं, और अपनी सरकारी नौकरी के साथ जो है ये जिम्मा उन्होंने उठाया है। दीपक का भी साथ है। अब मैं भी प्रयास कर रहा था, पर क्योंकि अब मेरी खुद की जॉब है तो टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं पहले भी आया था एक बार यहाँ, बट समय समय पे कोशिश करूँगा कि मैं भी गाइड कर सकूँ, और इसको चलाएंगे हम, और आप लोगों का साथ रहा तो बहुत अच्छा करेंगे। और आप ये चिंता नहीं करेंगे, इंटेलिजेंट है, उसमें जज्बा है, संघर्ष करने की हिम्मत है, तो आप उस बच्चे को हमारे पास लेके आ जाए। हमें आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, हम उसको फ्री में कराएंगे। बस हमें लगना चाहिए बच्चे में ये एक कैलिबर है कि ये कर सकता है, और हम उसकी जांच करेंगे और साथ रहेंगे, पूरा साथ देंगे, और कोशिश करेंगे कि जब तक बच्चा या तो खुद मैदान से नहीं हट जाए, हम मैदान से नहीं हटेंगे। बस आप हमारे पास लेके आइए, और जो भी आपका सहयोग बस हमें चाहिए रहेगा कि किसी भी तरह कोई नेगेटिविटी नहीं फैले, क्योंकि नीम का थाना जैसी एक छोटी जगह पे पहले एक विश्वास करना बहुत मुश्किल है, कोई IAS की तैयारी ना करना चाहिए, और आप लोगों का सहयोग रहेगा, और हम पूरी तरह से मैदान में टिके रहेंगे, तो आपका सहयोग चाहिए हमें। और इसी के साथ मैं प्रकाश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक हिम्मत दिखाई है, क्योंकि मेरी तो जॉब लग गई, दीपक की जॉब हो गई, तो हमारा ये था कि यार हम समय नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा यार कभी आपको मौका मिले, टाइम मिले, आप तो ऑनलाइन भी हमारा रहेगा, आप जैसा भी आपको समय रहे आप अपना गाइडेंस देते रहना, बाकी मैं संभाल लूँगा। और नीम का थाना, इन्होंने कहा कि नीम का थाना से, लेकिन मुझे शुरुआत यहाँ से करनी है, आगे पता नहीं क्या होगा, बट आप लोगों का सहयोग रहा तो उम्मीद है हम अच्छा ही करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। बहुत बहुत आभार भरत सर, कि जिनकी उड़ानों में जुनून शामिल होता है उन्हें एक दिन पूरा आसमान हासिल होता है। IAS बनना और राजस्थान कैडर हासिल करना ये अपने आप में एक आइसिंग ऑन द केक है, सोने पे सुहागा है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जो राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में SDM हैं, जिन्होंने UPSC का एग्ज़ाम भी क्लियर किया, जो वर्तमान में कोटपुतले में पदस्थापित हैं, RS ऑफिसर हैं। कहीं मुझे मेरी ही लिखी पंक्तियाँ याद आती हैं कि किताबों से मन रूठे तो, मेहनत से तन टूटे तो, याद करना खेती करते हुए किसान को, धूप में मजदूर बने हुए पिता के अरमान को, याद करना माँ के गिरवी गहनों को, याद करना दुनिया के ताने सहने को, याद करना समंदर पार करती हुई नाव को, याद करना राह तकते हुए उम्मीद से गांव को। अरे तुझ पे कर्जा बाकी है खेत और खलिहान का, तुझ पे दाव लगा है मेहनत के सम्मान का, तुझ पे दाव लगा है मेहनत के सम्मान का। तो यही भरत जयप्रकाश सर जैसे लोग हमारे बीच प्रेरणा बनकर आते हैं, तो मैं दिनेश सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि बच्चों के गाइडेंस के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मेरे परम मित्र, रूममेट और बैचमेट भरत जयप्रकाश, हमारे आदरणीय गुरुजी प्रकाश जी ओला सर, मेरे ही रूममेट और हमारे एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथी रहे श्री दीपक जी गोदारा, पवन जी, सूरज जी, डूडी साहब और सर जी, जितने भी लोग यहाँ पे मंच पे उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले तो सभी लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि सर ने हमें, मैं प्रकाश सर का स्पेशली इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं एक सामान्य परिवार से पला बढ़ा, राजस्थान में ही झुंझुनू जिले के चिड़ावा का निवासी हूँ, और मेरे पिताजी भी एक टीचर हैं, और एक कृषि या किसान परिवार से जुड़ा होने वाला व्यक्ति जब बड़े सपने देखता है तो एक बात कही जाती है कि आपके लिए सरकारी नौकरी मिलना ही एक अपने आप में अचीवमेंट होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि यदि सही समय पर सही गाइडेंस आपको मिल जाए तो आप ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। मैं मेरी पृष्ठभूमि के बारे में संक्षिप्त में यही कहूँगा कि ग्रेजुएशन IIT रोपड़ से करने के बाद जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी तो 2021 में मुझे, जब मैं दिल्ली मुखर्जी नगर तैयारी कर रहा था, तो प्रकाश ओला सर मेरी मुलाकात होती है, जब भरत जी और दीपक जी हम सब साथ ही थे, तो उन्होंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी GST एंड कस्टम्स में था और सर मेरे सीनियर भी थे जो मुझे उस समय संयोग से मिले थे, तो सर ने कहा कि वही बात कि इनकी हमेशा एक जुनून और जज्बा होता था
कि यार जो लोग मिलते हैं कि वो लोग जल्दी से जल्दी तैयारी करके आईएएस बन जाएं, क्योंकि सर उससे पहले ऑलरेडी यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुके थे। तो सर ने मुझे एक बात कही कि दिनेश, तेरी जो भी कमियां हैं तू खुद पहचान, नहीं तो एक दिन मेरे पास बैठ और मैं टाइम देता हूँ। जब मैं सर के फ्लैट पे गया, मुझे याद है 1325 मुखर्जी नगर में सर का फ्लैट था, तो सर के पास मैं गया तो इन्होंने मुझे सामान्य तौर पे मेरी सारी जो भी टॉपिक्स थे उनका एनालिसिस किया और फिर मुझे बताया कि इन इन बिंदुओं पे आपको सुधार करना है। आप यकीनन मानिए कि मैं उसी बिंदु में सुधार किया और सिविल सर्विस 2022 यूपीएससी का मैंने अटेम्प्ट दिया। उसी अटेम्प्ट में मेरा यूपीएससी सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो गया, जिसमें भरत सर का भी मुझे IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस अलॉट हुआ। मैं सर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं उसी दिन मैंने सर को कॉल किया कि सर मैं IRTS बन चुका हूँ, मैं IAS नहीं बना हूँ। उसी दौरान मेरा RS का भी मेंस क्वालिफाई हो गया था और मैंने सर के पास आया, तो सर ने कहा कि यार राजस्थान में SDM बन जाओगे तो बेटर है कि आप होम स्टेट रहोगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने कहा सर मेरे पास बहुत कम टाइम में मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ सर। तो मैं सर को बार बार फ़ोन पे परेशान करता था, तो सर कहते थे कि जब भी तुझे टाइम मिले तू निसंदेह कॉल कर ले। पर्सनली दिल्ली में मैं जब मिलता था सर से मैंने मेरी तैयारी की। आपको बता दूं मुझे RS के इंटरव्यू में उससे पहले अटेम्प्ट में मैं सामाजिक सुरक्षा बना था, तो मुझे 100 में से 36 मार्क्स मिले थे। जब मैं प्रकाश सर को मैंने कहा वही भरत सर वाली बात कि सर इतने मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे, लोग कहते हैं कि चेक का जमाना है। सर ने कहा कि आप अपनी मेहनत पे भरोसा करो, मैं आपकी शॉर्ट कमिंग्स बताता हूँ, तैयारी करो। और मुझे RS के इंटरव्यू में 100 में से 74 मार्क्स मिले, जो सेकंड हाईएस्ट पूरे राजस्थान में मार्क्स थे। मैं सर का तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि सर आपके सानिध्य और मार्गदर्शन में आज हम इस मुकाम को हासिल कर पाए। वर्तमान में मैं आप ही के पड़ोसी जिले कोटपुतली में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर पदस्थापित हूँ। इससे पहले मैं पावटा तहसीलदार और SDM विराटनगर भी रहा हूँ। मैंने जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पे कोटपुतली बहरोड ज़िले में हुई, तो मैंने एक चीज़ देखी जो सामान्यतः है हर इस क्षेत्र में मिलती है। मैं स्कूलों में भी जाता हूँ इंस्पेक्शन के तौर पे, कॉलेजों में भी किसी फंक्शन, मैंने जितने भी छात्रों से बात की है, जितने भी छात्रों से, मैंने एक चीज़ पाया कि गाँव की जो लोग हैं वो प्रतिभावान छात्र हैं। बट दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग सपने बड़े देख ही नहीं पाते कि हम RS बने या IAS बने। मैंने अधिकांश लोगों से बात की, वो उनके सपने इतने छोटे हैं कि हम सिर्फ एक सरकारी नौकरी में हमारी एंट्री हो जाए। मैं आपको कहूँगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि छोटे सपने देखना अपराध है। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आप लोग जितने भी इस सामान्य ग्रामीण परिवार से आने वाले, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि आप अपने सपनों को ऊंची उड़ान दें। आप इस बात में खुश नसीब हैं कि नीमका थाना जैसे एक कस्बे में एक व्यक्ति जिन्होंने 2 बार लगातार पूरे ऑल इंडिया में हिंदी माध्यम के टॉपर्स दिए हैं। बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। हम नामी गिरामी कोचिंग का नाम सुनते हैं, लेकिन आपके सामने बैठे हैं। मैं खुद UPSC सिलेक्टेड, RS में सिलेक्टेड, भरत, दीपक, इवन पवन जी या सूरज जी, जितने भी लोग हैं वो प्रकाश सर के मार्गदर्शन में इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मैं इस नीमका थाना कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले जो युवा साथी हैं, जो विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे हैं या जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक बार अपने बड़े सपने देखते हुए ऐसे लोगों से मार्गदर्शन ले जिन्होंने अपनी सफलता का परचम ऑलरेडी फहराया है। आप लोग ये भी मानो अपने आप को भाग्यशाली समझते हो कि दिल्ली और जयपुर की जो महंगी कोचिंग्स और लाइफ स्टाइल, जहाँ पे एक सामान्य परिवार के लिए 2-3 साल पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। हम इस बात को जानते हैं कि जब एक तैयारी करते हैं तो रूम रेंट से लेकर के और जो प्रैक्टिकल कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। दुर्भाग्य यही होता है कि छोटे कस्बों में ये फैसिलिटीज़ मिल नहीं पाती हैं। बट वर्तमान AI का दौर है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशंस है, इतनी सारी चीज़ें, स्मार्ट क्लासरूम बन चुके हैं। तो इस दौर में जो लोग इस समय के अनुसार अपने आप को बदल पाकर प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसे संस्थान से आप एक बार जुड़ के निश्चित तौर पे उस लेवल पर जा सकोगे जहां सामान्य लोग पहुंचने का सपना नहीं देख पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी छात्र या जितने भी लोग
जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो आने वाले समय में इसी नीम का थाना के इसी ज्ञान सिद्धि क्लासेज में प्रकाश जी ओला सर के मार्गदर्शन में पढ़कर जब आरएस और आईएएस की लिस्ट की आएगी तो मैं मानूंगा कि प्रॉपर कलेक्टर और एसडीएम बनने वाले नीम का थाना के छात्र कम से कम डबल डिजिट में ज़रूर होंगे। मैं इसी बात के साथ आप लोगों से एक बात और कहूँगा कि आप लोग कभी भी किसी भी चीज़ की क्वालिटी को परखे बिना, जैसे आप तैयारी करते हो तो आपका जो कंटेंट है, कंटेंट बहुत होता है। जो इन कंपटीशन एग्जाम का जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है। प्रिसाइज सिलेबस यानी ये कहो कि एकदम सटीक पढ़ना वो बहुत कम लोग बता पाते हैं यार। स्पेशली वो लोग ही बता पाएंगे जो रिसेंटली इस एग्जाम्स के माध्यम से एज ए प्रतियोगी के तौर पे जुड़े रहे हैं या जिन्होंने मार्गदर्शन में लोगों ने सफलता प्राप्त की है। तो आप लोग जब भी तैयारी करें तो इस चीज़ का दिमाग में बैठा लें कि मुझे क्या पढ़ना है और उससे इम्पोर्टेंट क्या छोड़ना है। क्योंकि आप ये मान के चलो एवरीथिंग अंडर द सन इज सिलेबस। आप यूपीएससी की बात करोगे इतना आप सारे कभी नहीं पढ़ सकते, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, बट वो सटीक जो विश्लेषण है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और किस चीज़ में इनपुट कम है आउटपुट ज़्यादा है, इस रेशियो पे यदि आप काम करोगे तो निश्चित तौर पे आपकी सफलता में बहुत कम समय लगेगा। आपको 2-3-4 साल समय देने की ज़रूरत नहीं है, या ये मानो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाओगे। इसके लिए आपको चाहिए वो व्यक्ति या वो संस्था या वो मार्गदर्शन जो आपको सही पथ उपलब्ध करा सकें। सौभाग्य से हमारे बीच इस समय प्रकाश सर या हम सब लोग आपके लिए संस्था के माध्यम से हमेशा अवेलेबल और तत्पर रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे ही जो छोटे साथी हैं वो आने वाले जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें अपना परचम लहराएंगे और वापस बार बार उन्हीं को हम एज ए मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट के तौर पर मंच पर इनवाइट करेंगे। ये सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार दिनेश सर। कहीं राष्ट्र कवि दिनकर लिखते हैं, मैं जिस व्यक्ति की भूमिका में खड़ा हुआ हूँ जो उनके संघर्ष को देख के कहीं दिनकर जी लिखते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। और एक ऐसा व्यक्तित्व, सर हम 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं फिर भी हम नहीं सोच पाते कि हमारा बेटा आईएएस की तैयारी करे, लेकिन जिनके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं और अभी भी ट्रक चलाते हैं, जिनका नाम रामेश्वर कुमावत जी होता है, नागौर जिले के रहने वाले हैं, वो सपना देखते हैं कि मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर्स बनेगा, मुझे इसके सपनों के साथ देना है। तब कहीं दिनकर लिखते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, और वही व्यक्ति जब प्रयास करता है तो पवन जी कुमावत के नाम पर आईएएस बनकर दिखाता है। एक ट्रक ड्राइवर का बेटा आपके सामने बैठा हुआ है। मुझे लगता नहीं है कि आपकी परिस्थितियां इतनी कमजोर होगी। महज 4,000 रुपए महीने कमाने वाले व्यक्ति का बेटा अगर आईएएस बन सकता है तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कर सकते हो या नहीं? तो एक बार जोरदार खड़े होकर तालियां मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उस व्यक्ति के लिए जिनका नाम होता है पवन जी कुमावत, जो दिल्ली में आईएएस ऑफिसर हैं। एक ट्रक ड्राइवर का बेटा। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। सर आपके गाइडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। विपरीत परिस्थितियों में किस तरह हीरे निकलते हैं जो कुंदन बनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकाश जी का विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना खूबसूरत मंच सजाया है, आप सभी को इकट्ठा किया है, और एक हमारे लिए भी एक गेट टुगेदर हो गई। मैं अभी कह रहा था, आया था तो, कि ऐसे हम यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो एक छोटा सा उनका ग्रुप हो जाता है जो ऐसे मिलते रहते हैं, या तो मेंस का एग्ज़ाम होता है तब या इंटरव्यू के टाइम। क्योंकि राजस्थान में जैसे प्री का एग्ज़ाम होता है आईएएस का, तो वो ऑल इंडिया में पूरी जगह सेंटर होते हैं, राजस्थान में 3-4 सेंटर होते हैं, लेकिन मेंस का सेंटर जयपुर में होता है, जयपुर में भी 1-2 जगह। तो जनरली जो दोस्त हैं वो मेंस में मिल जाते हैं या फिर दिल्ली में मिल जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो मैं ओला जी को यही कह रहा था, मैंने कहा कि आपने ये बहुत अच्छा हमारे लिए गेट टुगेदर कर दिया। वैसे पहले हम मेंस में मिलते थे या इंटरव्यू में मिलते थे, और अब यहाँ नीम का थाना में, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है।
हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि बाकी सारी कोचिंग्स क्या करती है, जैसे ही बच्चा कोई सिलेक्ट होता है तो उनको मतलब अलग तरीके से बुलाती है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जैसे गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जो प्रोफेशनल कोचिंग है, देखो क्या होता है कि एक तो हमारे यहाँ शिक्षा है वो सेवा रही है कि गुरु शिष्य की परंपरा होती थी और शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा मिलती थी जो शिष्य अपनी मर्जी से। अब तो क्या है कि शिक्षा जो कोचिंग जगत है जो दिल्ली में जो बाकी बड़े जगह पे वो एक व्यवसाय बन गया, एक प्रोफेशन बन गया है, धंधा बन गया है। और उनमें बहुत बार ऐसे होता है कि अलग तरह से, जैसे आपने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी कोचिंग का नाम सुना होगा, एक टीचर का भी नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है वो कोविड में अचानक लोग खाली बैठे थे और उनकी बहुत मीठी बातें सुन के और उनके फ़ैन हो गए। हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें अगर हमें बार बार जो चीज़ें हमारे सामने दिखती जाए तो हम उसको सही मान लेते हैं, तो यही हुआ उनके साथ। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ कि मैंने ये देखा है कि उनकी कोचिंग से एक भी बच्चा पढ़ के सिलेक्ट नहीं होता। बहुत कम बच्चे होते हैं कोई जो उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट या उनकी कोचिंग सिलेक्ट होते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आप देखोगे तो उनकी बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें। तो मुझे कई बार चिंता होती है सच में। मैं जयपुर में भी जैसे कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, कॉल करते हैं कि साहब हम जा रहे हैं वहाँ कोचिंग में। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा यार तुम किसी कोचिंग में जा रहे हो तो तुम अपना टाइम दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। आपके पास पैसे अगर 5 लाख रुपए लग जाए लेकिन ठीक है, लेकिन आपके अगर कोई 5 साल ले ले, जो कॉलेज के बाद होते हैं 20 से 25 साल के बीच के एज के सबसे प्रोडक्टिव 5 साल होते हैं, वो कभी नहीं आएंगे। वो चीज़ मैंने भी देखी है कि दिल्ली में ऐसे ही कोई कोचिंग में पैसे दे दिए थे स्टार्टिंग में, जब तैयारी करने गए बाद में पता चला कि ये तो साला 420 है वहाँ। तो शिक्षा है वहाँ दिल्ली में, और क्या है कि वो एक व्यवसाय बन गई है। और व्यवसाय धंधे में बताया लोग कितना ईमानदारी से करते हैं, उसके अंदर हम कहते हैं भी ये आटे में नमक, तो कई बार वहाँ दिल्ली में तो नमक की चला देते हैं आटे की जगह। तो ये चीज़ है, इसलिए क्या है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तैयारी के टाइम। नीट वगैरह में तो क्या है तैयारी बहुत ईजी है, क्योंकि आप NCERT पढ़ लो तो वहीं से ही पेपर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। भाई एक पन्ना है, जैसे एक ये पेपर है, इस पेपर पे अगर मैं कुछ लिख दूँ फिर मुझे लगता है यार मैंने गलत लिख दिया, फिर मैं अगर इसको मिटा के और वापस लिखूँ तो पन्ना ही फट जाएगा। तो यही बच्चों के माइंड के साथ होता है। नए बच्चे होते हैं, अगर उनको सही तरीके से नहीं पता चलता कि मुझे क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, तो उनका माइंड बिल्कुल पहले गलत चीज़ें, गलत इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, उसको डिलीट करना उनके लिए बस का नहीं होता। ये चीज़ें मैंने खुद ने फील किया है। मुझे लास्ट अटेम्प्ट में UPSC में सिलेक्शन हुआ तो उसका रीज़न मैंने यही देखा कि मुझे पता ही नहीं था स्टार्टिंग में कि क्या पढ़ना है। चीज़ें गलती करते करते सीखते गए, लेकिन इतना पेशेंस नहीं होता लोगों में जनरली कि वो अपनी गलतियों से सीखे। हमारी उम्र छोटी पड़ जाती है अगर हम अपनी गलतियों से सीखना शुरू करें तो ओला जी ने, प्रकाश जी ने बहुत ही अच्छी ये एक पहल की है यहाँ पे कि आप लोगों को एक ऑथेंटिक चीज़ कि क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो UPSC की तैयारी ईजी भी है, टफ भी है। अगर आपको पता है कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ना, तो आप उन चीज़ों को पढ़ लो। अगर मेरी टेबल पे यहाँ पे मान लो 10 बुक्स हैं तो मैं पढ़ लूँगा उनको, मुझे पता है कि इतना ही पढ़ना है मेरे को। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं हो और सामने किताबों के भंडार हो, दुकान हो, तो मैं कितनी किताबें पढ़ूँगा? तो ये दिक्कत आती है। इसलिए ना आप मार्केटिंग में जाना मत। देखो क्या है कि चेहरा देख के हम भी क्या करते हैं, पहले भी हम कोई कुछ भी अपनी चीज़ जाते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, तो मार्केट में क्या करते हैं, हम देखते हैं, उसको परखते हैं। आप सब्जी भी लाने जाते हो तो क्या करते हो, उसको पूरी तरह से देखते हो कि यार ख़राब तो नहीं है। लेकिन आप अपना भविष्य देने चले जाते हो कोचिंगों में और बिना उनकी जानकारी के कि वास्तव में इनके साथ सिलेक्शन हो रहे नहीं हो रहे। नीम का थाना, मैं मेरे नागौर का बता रहा हूँ, इधर के भी बहुत बच्चों का मेरे पास कॉल आते हैं कि हम तो वहाँ पहुँच गए दिल्ली। मैंने कहा कौन सी कोचिंग? वो एक ही नाम। तो मैंने कहा यार मतलब कब क्या कहें, लेकिन वो चीज़ें हैं कि नाम के पीछे मत भागना चीज़ों। हम जो लोग आए हैं सारे दोस्त आज, ओला जी के साथ घनिष्ठ संबंध है और इन्होंने हमें हर लेवल पर सपोर्ट किया है। समझ रहे हो कि तैयारी के टाइम थोड़ा स्ट्रगल फेज होता है, तो एजुकेशन के साथ इनका एक्सपीरियंस था हम सभी के काम आया। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि ये प्रॉफिट या पैसे के लिए चीज़ें नहीं है। अदरवाइज सारे लोग अपना टाइम, इतना इंपॉर्टेंट टाइम होता है सबके पास, तो वो इतना टाइम देने के लिए नहीं आते। भाई दिल्ली में ही बहुत है, अगर पैसे वैसे का अगर ऐसा कुछ मामला हो तो दिल्ली में बहुत सारी कोचिंग है, कोचिंग वाले बुलाते रहते हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाते।
तो आप लोगों के लिए बड़ा मतलब मैं ये कहूँगा कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपके घर पे आजकल जो यूपीएससी में सिलेक्शन हो रहे हैं ना, पहले क्या होता था कि दिल्ली जाना ज़रूरी था। क्यों था कि क्योंकि कोचिंग्स वगैरह जो थी वो दिल्ली में ही थी, बाकी लोगों को पता ही नहीं था। अपने यहाँ तो मैंने जैसे बचपन में मुझे पता ही नहीं था कि ये RSIS भी कोई चीज़ होती है क्या। एक चीज़ थी कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। जो हमारी सिचुएशन थी, जब मैं मेरे पापा को देखता तो उनकी भी यही तमन्ना थी कि मेरा बेटा कुछ बड़ा करे लाइफ में। तो हमारे लिए तो बड़ा वही था, नीट जो डॉक्टर वाला काम है। लेकिन बाद में जब हम जयपुर आए, बड़े शहर में आए, तो हमें पता चला कि हाँ ये भी कोई तैयारी होती है। तो अब मुझे लगता है कि सूचना है वो विकेंद्रित हो गई। अब आप लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता चल जाता है किसका रिजल्ट आया, IAS का रिजल्ट आया है, RS का रिजल्ट आया है। कई बार हमारे घर में तो ऐसे घर वालों को समझ नहीं आता। अब कई बार ऐसा है कि मल्टी स्टेप एग्ज़ाम होता है, 3 स्टेप होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री पास हुए, अगर घर पे बता दिया कि प्री पास हो गए तो घर वाले अल्लाह पीट देते हैं पूरे मोहल्ले में कि IAS में हो गया। अब उनको नहीं पता कि ये मल्टी स्टेप एग्ज़ाम है। तो फिर मेरे घर वालों को भी फिर बातें समझ में आ गई कि हाँ यार ये 3 स्टेप होते हैं एग्ज़ाम में, और जब फाइनल सिलेक्शन होता है तभी कहना चाहिए मोहल्ले में। तो ये चीज़ें अब मतलब आप तक हमारे मतलब पिछले 10 सालों में ये चीज़ें कितनी चेंज हो गई है कि 10 साल पहले ये सिचुएशन थी, अब तो हर आदमी को पता है कि हाँ यार ये कोई एग्ज़ाम होता है, RSIS का कोई एग्ज़ाम होता है, इसको जानते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने अगर लाइफ में सोच लिया ना कि मुझे क्या करना है, तो आप वो चीज़ कर लोगे। आप जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, तो आपके पास सब कुछ है। आपने माइंड में अगर सोच लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर अपने रास्ते बन जाते हैं। हमें क्या होता है कि अपनी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको एक जगह फोकस करना होता है। मैं एक स्वामी विवेकानंद का कथन है, मैंने क्या है कि बचपन से ही थोड़ा अध्यात्म में मेरी रुचि थी। स्वामी विवेकानंद और इनके बारे में पढ़ता था लाइब्रेरी में। उस टाइम सोशल मीडिया वगैरह का ज़माना नहीं था, तो बुक्स पढ़ना मेरी हॉबी थी, शौक था। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता था मैं। तो मुझे ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज बहुत अच्छी लगती थी। उनमें से एक स्वामी विवेकानंद का कथन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने उस टाइम 2006 में मेरे पर्स में डाल लिया था वो कथन। आज भी मेरे पास वो पर्स भी है और वो कथन कोटेशन भी लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लाइव ऑन दैट आइडिया, लेट एवरी मसल। 84 लाख योनि होती है, मतलब उसके बाद हमें मानव जीवन मिलता है। मानव जीवन जो है सबसे भगवान का जो सबसे श्रेष्ठ कृति है, क्रिएशन है। तो अगर आपको इंसान का जो रूप जो जन्म मिला है, तो इसको सार्थक करो। आप सोच सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए। आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है। हमारे देश के सामने बहुत सी समस्याएं हैं, और आप जैसे जो प्रतिभाशाली प्रशासक हैं वो निकले, जो युवा हैं वो निकले और देश के लिए कुछ करें। हमेशा ये सोच के, और सिविल सेवा में हम आते हैं तो यही सोच के आते हैं कि भाई मैं मेरी सोसाइटी के लिए, मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए। तो आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं। आप जो चाहोगे आज वो चीज़ आप कर लोगे। ये मेरे शब्द हैं। देखो, युवावस्था आपके अंदर सबसे प्रोडक्टिव टाइम में मैं ये मानता हूँ 20 से 30 साल। 30 साल के बाद ऊपर जाने के बाद आदमी फिर क्या है, शादी, बच्चे, और फिर उसके अंदर इतना वो जुनून नहीं रहता कि वो कुछ कर ले, कुछ पागलपन। लेकिन आप कर सकते हो। अकेला चना, अपने यहाँ कहते हैं बाढ़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला चना बाढ़ फोड़ सकता है। आज वो टेक्नोलॉजी वाला वो ज़माना है कि सब कुछ कर सकता है। एक आदमी है, उसको सोते सोते आइडिया आता है कि यार जो खिलौनों की जो हम गाड़ियाँ खेलते थे पहले बचपन में, सेल वाली गाड़ी, वो सोचता है कि यार ये बड़ी वाली गाड़ी जो है, ऐसी गाड़ी अगर बड़ी हो जाए तो ठीक है ना भाई। हमने तो सोचा ही नहीं था कभी कि रिमोट वाली गाड़ी, उसमें सेल डालते हैं, चार्ज करते हैं। एक आदमी ने सोचा कि यार इस गाड़ी को थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ी वाली गाड़ियां भी तो, अब बड़ी गाड़ी के इलेक्ट्रिक ट्रक भी आने लग गए। तो एक आदमी ने सोचा और वो सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। ऐसे ही आजकल क्या है कि ज़माना वो है, आप जो सोचोगे वो चीज़ आप कर लोगे। इसके पीछे आप थोड़ा पढ़ना, कभी क्वांटम साइंस भी है कि आजकल जो हमारे वेदों में, जैसे कि हमारे यहाँ पहले कहते हैं कि जैसा हम सोचेंगे वैसा करते हैं। देखो, सोचते हैं जैसा हम सोचेंगे वैसा मेरा व्यवहार होगा, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा, और जैसा मेरा व्यवहार होगा, जो काम मैं डेली करूंगा वही मेरी आदत बन जाएगी। जैसी मेरी आदत होगी वैसा ही मेरा चरित्र बनेगा, और उसी से ही मेरा भाग्य बनेगा। तो प्रतिदिन आप अपने लक्ष्य के प्रति सोचें कि मुझे क्या करना है।
आप अपना जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन वगैरह करना चाहता है तो अपने टारगेट को अपने सामने रख लें कि मुझे ये चीज़ करनी है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, ये भी डिसाइड कर लें। और भटकाव है, ठहराव है, उन चीज़ों से दूर रहें। तो मैं सोचता हूँ कि जीवन में आप अवश्य इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से, बहुत ही ज़मीनी पृष्ठभूमि से मैंने अपने जीवन को सफ़र को तय किया, लेकिन आज जो है इस मंच पर उपस्थित हूँ मैं। पहले आप लोगों के साथ की तरह वहीं बैठा रहता था, तो उस टाइम भी मेरे मन में ये होता था कि मैं भी ऐसा बनूं। तो आप लोग भी भविष्य हो, आप लोग भी कल को यहाँ पर होगे, आप देश के लिए बहुत अच्छा करोगे। और अभी जैसे भारत पाकिस्तान जो एक लड़ाई चल रही है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा, जिस सरकार बार बार आपको व्हाट्सएप वगैरह मीडिया वगैरह में कह रही है, तो आप भी शांति बनाए रखें, और ज़रूरत पड़ने पर अगर प्रशासन कहे, सरकार कहे, तो आप देश की सेवा के लिए आगे आए। थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर। इसके बाद जिस व्यक्ति को आप सुनने आए हो, जो इस वर्ष हिंदी मीडियम के टॉपर रहे, कहीं अटल बिहारी वाजपेयी लिखते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। एक बार जयकारा लगाएंगे भारत माता की। मुझे लग रहा है आप लोगों का जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया, एक बार और लगाएंगे भारत माता की। और अटल बिहारी वाजपेयी लिखते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों पे फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती पर उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं। तो काल के कपाल पर अपने स्वर्णिम अक्षर लिखने वाले दीपक गोदारा, जिन्होंने 92 रैंक हासिल की, प्रकाश ओला सर के मार्गदर्शन में, ज्ञान सिद्धि कोचिंग क्लासेस के जो मेंटर रहे, स्टूडेंट रहे, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। दीपक सर। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे गुरुजी, मोस्टली गुरुजी ही हैं, सीनियर है मेरे से, प्रकाश सर, भरत जयप्रकाश मीणा, पवन जी, दिनेश जी, सूरज जी, विक्रम जी एवं अन्य साथी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूं आप सभी को। मेरा नाम दीपक गोदारा है। इस वर्ष ऑल इंडिया रैंक 92 मैंने प्राप्त की है। और जीएस और एसए में जो बच्चे तैयारी करते होंगे उनको पता होगा, एक वैकल्पिक विषय होता है हमारा यूपीएससी में, जीएस प्लस जीएस के 4 पेपर होते हैं और एसए, उनमें ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स है मेरे। थोड़े से इंटरव्यू में कम हो गए क्योंकि पहले दूसरे दिन इंटरव्यू आ गया था, तो ठीक है, खैर आईएएस बन रहे हैं तो इससे ज़्यादा मैं सोच नहीं सकता कि भगवान क्या दे सकता है मुझे। इससे पहले मैं ज्ञान सिद्धि क्लासेस में, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बैठे हैं वो जानते हैं, मैं पढ़ा रहा था, तो कुछ टीचर्स के बच्चे आईएएस बने हैं और हम खुद टीचर ही आईएएस बने हैं। तो कहने का मतलब है कि ये मैं भरथल गांव से हूँ, दिल्ली में है, दीपक गोदारा मेरा नाम है। और जो हमारे पूर्वज थे वो राजस्थान से ही गए थे, तो राजस्थान के साथ मेरा बहुत लगाव है, जुड़ाव है, स्पेशली नीम का थाना के साथ। कहते हैं कि व्यक्ति की 2 भूमि होती है, एक होती है जन्म भूमि, एक होती है कर्म भूमि। तो यहाँ पर मैं टीचर का कार्य करता था, तो ये मेरी कर्म भूमि है। और यहाँ पर मैं 4 महीने से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं यहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में टैलेंट की तो कमी नहीं है, ये तो पक्का है कि टैलेंट की कमी नहीं है, किंतु गाइडेंस की जरूर कमी रहती है। कुछ बच्चे आते हैं कि सर मैं नीट की तैयारी करना चाहता हूं, इस किसी और अन्य एग्जाम की, तो वो जब हमारे संपर्क में आए, प्रकाश सर के संपर्क में आए, ज्ञान सिद्धि क्लासेस में आए, तो उनके सपने बड़े हो गए। वो आरएएस की सोचने लग गए, यूपीएससी के बारे में सोचने लग गए। इसके साथ साथ ये मेरा 5वां प्रयास था, 5वें प्रयास में मैंने सफलता हासिल की है। इससे पहले सेकंड जो अटेम्प्ट था उसमें भरत जयप्रकाश मीणा सर के साथ मैंने इंटरव्यू दिया है और उसमें मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं बना पाया। फिर 2022 में प्रीलिम्स में फेल हो गए, 23 में प्रीलिम्स में फेल हो गए। तो
नीम का थाना आना लगा रहता था। यहाँ पर एक पुराना आवास गांव है जो प्रकाश सर का है। प्रवीण जाखड़ जी, राजपाल डोई जी, बलराम जी, ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने कहा यार दीपक कोई बात ना यार, ठीक है नहीं बना लेकिन अटेम्प्ट तो पड़े हैं, दोबारा दे। मैं कहा जी नौकरी छोड़ दी थी, बढ़िया कमा रहे थे, घर वालों को रिस्क लिया था ओड़ा सर ने। ओड़ा सर घर पे गए थे कि यार मेरे हवाले कर दो बच्चे को, पक्की बात है आईएएस बना के भेजूंगा। तो कई बार फेलियर आए तो थोड़ा सा गड़बड़ भी आई, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो चीजें थी वो सही दिशा में जाती गई। क्यों? क्योंकि टैलेंट हमारे पास था, हार्डवर्क हम कर लेंगे, दिशा ओड़ा सर ने दिखाई और पहुंचते चले गए। ऐसे ही एक मेरी क्लास के बच्चे बैठे होंगे तो उनके सामने ओड़ा सर ने कहा था कि इस बार जो बच्चा है ना ये दीपक टॉप 100 में आएगा। टॉप 50 बोला था वैसे उन्होंने, थोड़े से इंटरव्यू में रह गए कम। और ये बता देता हूं कि रैंक 1 जो है इस बार यूपीएससी की और मेरे मेंस में उनसे 4-5 नंबर ही कम है, थोड़ा सा इंटरव्यू में ज्यादा गैप है, तो कोई ज्यादा वो नहीं था। तो इन्होंने कहा कि ऐसे आएगा। तो आज मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि मेरे भी क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं, कल्पना, विश्वास, खड़े हो जाओ एक बार, जो मेरे स्टूडेंट है ज्ञान सिद्धि क्लासेस में, एक बार खड़े हो जाओ। कल्पना, विश्वास, सुमित भी खड़ा हो जाए, रिया। ये 4 बच्चे ऐसे हैं कि आप इनको देख लेना, ये पक्का नीम का थाना का नाम रोशन करेंगे और ये आईएएस बनेंगे। कुछ बच्चे और भी हैं, मुकेश, शिवम, हेमराज, वो 2-3 बच्चे कहां पर हैं? तो ये बच्चे एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक जाखड़ जी हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा है, बस इनको थोड़ा सा दिशा दिखाने की देरी है। ये बच्चे पक्का आईएएस बनेंगे, मेरे से लिखवा के ले लीजिए आप। तो एक ऐसा ही पंक्ति याद आती है, हमारा फ्रेंड सर्कल था ये देखिए सभी लोगों का, आज जिसमें से लगभग सारे आईएएस बन चुके हैं, उसके पीछे एक ही आदमी है, सभी ने बताया है, मैं इस पे ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक शायरी मुझे याद आ रही है इस पे कि मैं अकेला ही चला था। बोला सर अकेले ही चले थे? मैं अकेला ही चला था मंजिल जानिब, लेकिन लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो कहने का मतलब है कि देखो हमारा आज ग्रुप में से ही 4-5 आईएएस हम बन चुके हैं और मैं खुद यहां पर शिक्षक हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी आए ज्ञान सिद्धि में, किसी की कोई फीस नहीं दे सकता भाई, आर्थिक स्थिति खराब होती है, बिल्कुल होती है, हमारी भी मदद की थी किसी ने, ओला सर ने हमारी भी काफी मदद की थी। तो आपकी जो समस्याएं हैं हम उन चीजों को ध्यान में रखेंगे। देखिए हम एक ऐसे पद पर हैं आज आईएएस के पद पे, तो हम उस पद की गरिमा को घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे। आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं सॉल्व करेंगे। अच्छा एक किस्सा मैं आप लोगों के सामने और बताऊंगा कि नीम का थाना में ही हमने कोचिंग क्यों डाली। इससे पहले आपने शायद कुछ लोग जानते भी होंगे कि मैं यूट्यूब चैनल मेरा पढ़ाता भी हूं, मैं खुद दीपक गोदारा के नाम से है, AIR 92, 35,000 सब्सक्राइबर है उस पर। अभी 3 महीने पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो मैंने कहा कि सर नीम का थाना में थोड़ा सा फुटफॉल कम है, एक काम करते दिल्ली में खोल लेंगे, अनअकैडमी से पैसे ले लेंगे, दृष्टि से पैसे ले लेंगे। जब हमारे पास मेरा रिजल्ट आया तो हर कोचिंग वालों के फोन आए कि सर आप आओ सेमिनार, हम आपको गिफ्ट देंगे। गिफ्ट सभी जानते हैं क्या होता है गिफ्ट। मैं कहा यार नहीं यार, ना हम साहब से पढ़े हैं, मैं सिर्फ ज्ञान सिद्धि से मैं पढ़ाता था, ना मैंने कहीं से कोचिंग की है। तो ओला सर ने बोला कि यार नहीं यार वहीं डालेंगे नीम का थाना में, वहां पर बच्चों को टैलेंट है। तो अब इनका क्या है, बहुत लगाव भी है इस शहर से। जैसे रामायण में क्या था कि जब सब समाप्त हो चुका था, युद्ध भी खत्म हो चुका, रावण को भी लगभग मारा जा चुका था श्री राम जी ने, तो लक्ष्मण कहते हैं राम को कि भैया इस लंका में तो सोना इतना है, कितनी बड़ी इसकी हरियाली है, अशोक वाटिका के आप फल देखिए, क्यों ना हम अयोध्या छोड़ के यहीं रह ले। तो श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण आपकी बात सही है, लंका में सोना भी है, लंका की प्रकृति भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक उन्होंने बात कही थी कि अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, जननी मातृभूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी। तो कहने का मतलब है जो ये नीम का थाना की जो भूमि है ये ओड़ा जी के लिए स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छी है उनको, इसीलिए उन्होंने यहां पर कोचिंग डाली थी अपनी। और मैं इस कोचिंग के साथ जुड़ा हूं
5 महीने बाद ट्रेनिंग आनी है, तो मुझे लगता है इतने में तो एक फाउंडेशन कोर्स में कंप्लीट पक्का करा दूंगा। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जब ओला सर ने हमें ही बना दिया है, जब हमें ही बना दिया गया है, तो आप लोगों की तो भी नई नई उम्र है, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, तो आप लोगों को पक्का बना देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि आप लोग सभी जुड़े, दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर महंगे कमरे लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने सुना होगा बच्चे वहां जाके भटक भी जाते हैं, अपना जो कार्य था उससे विमुख हो जाते हैं, अपना कर्म भूल जाते हैं। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखेंगे हम कि आप अपने कर्म से कहीं नहीं भटके। ओला सर इतने स्ट्रिक्ट है कि आपके पेरेंट्स को फटकार भी लगा सकते हैं कि भाई जब छोरा पढ़ नहीं रहा, प्लीज इसका ध्यान रखिए। हम ही आज तक उनसे इतना डरते हैं, तो वो एक सिर्फ अध्यापक ही नहीं, आपके पेरेंट के रूप में भी वो कार्य करेंगे यहां पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट, जिसका भी सपना, जिसका भी लक्ष्य है, आरएएस, यूपीएससी या फिर जो अन्य एग्जाम जो राजस्थान की होती है, आप सभी ज्ञान सिद्धि से जुड़े। यहां पर मैं पढ़ाऊंगा, ओला सर पढ़ा रहे हैं, हमारे पास अजय सर हैं, वो पढ़ाते हैं, सपना मैम है वो पढ़ाते हैं। तो आप लोग सभी जुड़े हमसे। और एक बात बता दूं मैं कि जब मैं यहां पर आता था, दिल्ली से यहां पर आता था, तो मैं बच्चों से ज्यादा पढ़ता था। बच्चों की क्लास लेने के बाद फिर भी पढ़ता था, क्योंकि यार कहीं क्लास में कोई ऐसी बात ना बोल दी जाए, क्योंकि ओला सर की निगरानी है। तो जब मुझे ही इतना डर था, और आईएएस बनने के बाद भी डर नहीं निकल रहा है कि यार नहीं यार, यहां ध्यान रखना है कि कुछ गड़बड़ ना पड़ा दे। ऑनलाइन कोचिंग कैसी होती है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई विश्वसनीयता नहीं होती, आप किसी से डाउट नहीं पूछ सकते हो। आपको शुरुआत में आपने पेमेंट दे दी ऑनलाइन में, ना वो आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हो। यदि ऑनलाइन पढ़ने से ऐसा हो रहा होता तो क्या सभी कोचिंगों को बच्चों के घर जाने की आवश्यकता पड़ती, जिन्होंने उनको कभी पढ़ाया भी नहीं है? वहां जाके वो जाके प्रमोशन कर रहे हैं, हमारे जैसे भोले बच्चों को बहला रहे हैं। तो मैंने कहीं इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक, किसी भी कोचिंग में इंटरव्यू नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि यार मैं अपने पद से गद्दारी नहीं करूंगा, उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तो यही है कि थोड़ा सा ये जो चंगुल है इससे बचे। आपके शहर में इतनी बढ़िया कोचिंग है, रहने की दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट कॉर्नर लाइब्रेरी बगल में है, कौन नहीं जानता इस बारे में। मैं एक बार गया यहाँ पर नीम का थाना में, स्टेडियम में थोड़ा सा मैं रनिंग करने भी चले जाते थे, प्रिपरेशन में थोड़े से मोटे हो गए थे। तो वहां पर सभी से पूछा मैंने कि यार आप इधर जानते हो? तो उन्होंने कहा जी स्टूडेंट कॉर्नर को जरूर जानते हैं। तो जब इतनी बढ़िया सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी है यहाँ पर, कोचिंग इतनी अच्छी है, जिसमें मैं खुद पढ़ा रहा हूं, प्रमोशन करना कई बार ठीक नहीं है खुद की बात का, लेकिन उसके जो असली वो है वो ओला सर है, तो थोड़ा सा कर सकते हैं। तो आपको क्या रोक रहा है? आप आइए यहां पर, जुड़िए हमसे। समस्या आती है, हम आपके साथ हैं। मुझे 5 अटेम्प्ट लग गए इस एग्जाम को निकालने में। यदि आपके अंदर प्रतिभा है, मैं बजरंगबली की कसम खा के कहता हूं, आपको इतना समय नहीं लगने दूंगा, 5 अटेम्प्ट नहीं लगने दूंगा, बहुत जल्दी आईएएस बना देंगे। और लिटरल बात बता रहा हूं ये कि जो हमारे गुरुजी है, जब उन्होंने हमें ही बना दिया, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि यार लिस्ट में आ भी जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। तो इसलिए तो मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी कि सर मैं पढ़ाना चाहता हूं, और अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा था मैं यहां पर बच्चों को। और मैंने बताया कि इतने बच्चे ब्रिलियंट हैं यहां पर, और मैं चाहता हूं और भी बच्चे आए यहां पर, अपने आर्थिक स्थिति के बारे में भूले बगैर आए। आप आइए ज्ञान सिद्धि में, हमसे जुड़िए, ये निश्चित हम करेंगे। आप आइए यहां पर, पेरेंट्स नहीं मान रहे, आप पेरेंट्स को लेके आइए, पूरा दिन बैठिए यहां पर लाइब्रेरी की सुविधा है। सिर्फ ये नहीं कि पढ़ा के आपको भेज दिया जाएगा, आप यहां पर बैठे आराम से। प्रत्येक छात्र पर विशेष प्रकार का ध्यान दिया जाएगा, हर बच्चे पर विशेष प्रकार का ध्यान दिया जाएगा। यहां देखते हैं हम, एक विश्वास बच्चा है, तो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन थी, तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता था कि मुझे संविधान के सारे अनुच्छेद याद हैं, और मैं कहा यार इस चीज में मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता। तो ओला सर ने मुझे विश्वास से मिलाया, एक स्टूडेंट है यहाँ पर आपके नीम का थाना का ही, कह रहा दीपक तू अपने आप को थोड़ा मास्टर मानता है ना इस चीज में, एक बार इस बच्चे से मिले एक बार।
तो मैंने उससे सारे अनुच्छेद वही पूछे जो मुझे नहीं आते थे, और उस बच्चे ने सारे अनुच्छेद बता दिए। तो कहने का मतलब है यहां पर ऊर्जा आपकी होगी, दिशा हमारी होगी। ज्ञान सिद्धि में आए, जुड़े, मैं यहीं पर हूं, ओला सर यहीं पर हैं, बाकी टीचर्स हमारे साथ हैं, और भी 1-2 टीचर से हमारी बात चल रही है। बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, उनको यहां पर लाएंगे। जितने भी सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट तो आपको ओला सर ही पढ़ा देंगे, क्योंकि मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि सर आप एक बार बच्चों को अर्थव्यवस्था पढ़ाओ, क्योंकि वो इतना अच्छा सरल तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने खुद उनसे पढ़ा है। अब मैं अपनी बात को एंड करने के तरफ जा रहा हूं, तो मैं आप सभी नीम का थाना वासियों से मेरी एक ही गुजारिश है कि जो सुविधाएं बच्चों को जयपुर, दिल्ली में मिलती हैं, वो सुविधाएं आपको यहां मिल रही हैं। लाइब्रेरी मिल रही है। सबसे बड़ी बात, बच्चा आपकी आंखों की निगरानी में है। पिछली बार जब ये यूपीएससी का मेंस चल रहा था, तो आपको पता होगा कि मेरे दोस्त थे 1-2 दृष्टि में, वो कोचिंग कर रहे थे या यहां से गए थे, उन्होंने सुसाइड किया था। आपको सभी पता हो तो फांसी पे लटका मिला था एक बच्चा। तो क्या है कि दिल्ली जैसे महानगरों में मानसिक तनाव भी बहुत आ जाता है बच्चों को देख देख के इधर उधर, कि यार मैं गांव में मुंह कैसे दिखाने जाऊंगा जिस पर्पज से आया था। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, हमेशा सकारात्मकता रखनी है। जैसा डूडी साहब ने बताया, एक और उदाहरण आपने सुना होगा कि वो मेंढक का जो पहाड़ पे चलने वाला था, वो बाकी मेंढक उसको बोलते रहे कि भाई गिर जाएगा गिर जाएगा। फिर वो जब पहाड़ पे पहुंच गया तो वो बोल रहे कि यार मुझे तो लगा ये मोटिवेट कर रहे थे मेरे को, क्योंकि मैं तो बहरा था। तो कहने का मतलब है सकारात्मकता यहां पर है, इस संस्थान में है। इस संस्थान में आपको हर चीज मिलेगी। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर आपका, कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही इस जग में सूरमा, जो अपनी राह खुद बनाता है। तो दीपक सर आपके गाइडेंस के लिए आपके बीच हमेशा उपस्थित रहेंगे। इस उद्बोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच डॉक्टर अजय यादव जी जो लेक्चरर हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा सर। सम्मानित मंच, समस्त यहाँ नीम का थाना से पधारे हुए महानुभाव और मेरे देश के भविष्य युवा पीढ़ी, इस ज्ञान सिद्धि क्लासेस के सेमिनार में मैं आप सभी का आभार करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये जो मंच पे प्रतिभाएं बैठी हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष से आपको मोटिवेट किया, मेरी इतनी योग्यता तो मैं नहीं समझता कि इनको मैं कुछ कह पाऊँ, लेकिन मेरे सामने जो युवा पीढ़ी है मैं उसको कुछ कहना चाहूँगा। और मेरा सौभाग्य होगा यदि 1% बच्चे भी यहाँ मोटिवेट हो पाए और एक अच्छा मुकाम बना पाए, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। देखो ये बच्चे जो बैठे हैं, मैं इनके ये कहना चाहूँगा, ये जिंदगी एक संघर्ष है, एक जंग है, और ताउमर चलनी है ये जंग। इसमें बहुत सारे कांटे भी आएंगे, अच्छे अनुभव भी आएंगे। तो मेरा ये मानना है, जब संघर्ष करना ही है तो डरना क्यों, बड़े सपने देखें और बड़ा संघर्ष करें। मैं बच्चों के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा। सफलता केवल उनको मिलती है जो धैर्य रखते हैं और कड़ी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि भाग्य के भरोसे बैठने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना मेहनत वाले छोड़ देते हैं, जितना मेहनत वाले छोड़ देते हैं। तो ये जो बच्चे बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप टारगेट बनाओ तो ऊपर वाला टारगेट बनाओ, नीचे वाला टारगेट मत बनाओ। यदि आप नीचे का टारगेट बनाओगे तो कम से कम जो छोटा टारगेट बनाया है वही अचीव होगा। आप ऊपर वाला टारगेट बनाओ, पूरी संभावना है आप सफल हो जाओगे। और 1% मान लो आप असफल भी हुए, तो वो जो छोटा टारगेट आप बनाने की सोच रहे हो वो तो आप कभी भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमेशा बड़े सपने देखो और उनके अनुसार मेहनत करो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ,
मैंने पीएचडी की, मैं डॉक्टर अजय यादव ज्योग्राफी लेक्चर हूँ और मैंने पीएचडी की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पीएचडी करनी है, लेकिन यहाँ सपना जी बैठे हैं, उन्होंने बताया कि मुझे पीएचडी करनी है, तो उनके देख के मैंने पीएचडी कर ली। वो नहीं की है अभी तक, क्योंकि उनकी जॉब बहुत जल्दी लग गई थी, 21 साल में जॉब लग गए थे, तो उनको गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अवसर नहीं मिल पाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ जो आईएएस बैठे हैं, आरएस बैठे हैं, इन्होंने भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम आरएस बनेंगे और एक दिन आईएएस बनेंगे। इनका सौभाग्य था कि प्रकाश जी ओला के संपर्क में आए और इनकी दशा और दिशा बदली। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आप लोग भी जो सामने बैठे हैं, यदि आज तक आरएस आईएएस नहीं सोचा है तो आज से सोचना स्टार्ट कर दो और आप विश्वास रखो, एक दिन वो मुकाम आएगा जिस दिन आप वहां नहीं यहां बैठोगे। और मैं कहना चाह रहा हूं कि विकल्प जब देख रहे हो, आप विकल्प देख रहे हो तो छोटे मत देखो। 2 पंक्तियां इस पे कहना चाहूंगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। तो इस टाइप से आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, आप ज्यादातर क्रिकेट तो सभी देखते होंगे, कई कई बार आप देखते हो बैट्समैन आराम से खड़ा है, बिल्कुल संयमित, बॉल आ रही है, थोड़ा सा कदम लेता है और स्ट्रोक मारता है, और अपन देखते रह जाते हैं ऊपर की तरफ, और अनाउंसमेंट होता है सबसे हाईएस्ट सिक्सर 100 मीटर 110 मीटर। फिर अपन सारे करते हैं यार ये कैसा हुआ, इसने तो इतना कुछ एफर्ट्स ही नहीं किया। फिर अपन बात करते हैं ये एफर्ट्स था, वो था सही टाइमिंग का। तो सही टाइमिंग आप लोगों के पास भी, जो ग्रेजुएशन में बच्चे हैं उनके पास भी अवसर है कि आप सही टाइमिंग पे, सही समय पे सही निर्णय लें। और जो हमारी जो टीम है उनसे आप जुड़े, ज्ञान सिद्धि से जुड़े, और आप लोग भी एक दिन महसूस करोगे, लोग कहेंगे यार बड़ा सही टाइमिंग और सही निर्णय किया था। और आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं, और इससे पहले मैं एक बार ओला जी का हार्दिक आभार और अभिनंदन भी करना चाहूंगा कि इन्होंने एक छोटे से कस्बे में एक संकल्प लिया और उसको साकार करने का प्रयास किया। साथ ही इन्होंने एक पंक्ति मुझे कही थी कि मैं कभी क्वालिटी से समझौता नहीं करूंगा। तो आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 95% जो क्लासें हैं वो 4 कैंडिडेट ने लिए। एक दीपक जी को आप सुन चुके, उसके अलावा खुद प्रकाश जी ओला जो आईएएस का 7 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, आरएस में भी 3 बार सिलेक्टेड हैं, और अब की बार आरएस का खुद भी इंटरव्यू दे रहे हैं। साथ में जो 2 फैकल्टी हैं वो भी जो एजुकेशन की टॉप मोस्ट की जो एग्जाम होती है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका इंटरव्यू दे रहे हैं। सारे नेट जेआरएफ पीएचडी कैंडिडेट हैं। तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो फैकल्टी है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलेक्ट होने के बाद वो रुक गई, वो आज भी अध्ययन और अध्यापन के साथ जुड़ी हुई है। और जैसा दीपक जी ने कहा कि प्रकाश जी का हमें थोड़ा सा ये ध्यान रहता है कि कंटेंट गलत तो नहीं होगा। प्रकाश जी दिल्ली बैठे हैं, सीसीटीवी लगा रहे हैं, वहाँ पे भी कंटेंट पे मॉनिटरिंग करते हैं और हमें निर्देश देते हैं कि थोड़ा सा इस तरीके से किया जाए तो इतना और बेटर हो सकता है। तो हमारे पास बहुत अच्छा मानव संसाधन है और ऐसा ह्यूमन रिसोर्स ही अच्छे रिजल्ट को जनरेट कर सकता है। अब मैं अंत में कुछ पंक्तियां कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, हमें खोना नहीं है, हमें खोना नहीं है। तो युवा पीढ़ी से पुनः आग्रह कि आप जज्बा बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें और हमारे संस्थान के साथ जुड़े। हम आपको विश्वास दिलाते हैं और ओला जी ने जो विश्वास इस टीम पे दिखाया है उस पे भी हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार सर। दरअसल इसके बाद मैं उस व्यक्ति की भूमिका में खड़ा हुआ हूं जिनके समायोजन के कारण, जिनके अथक प्रयासों के कारण हम सब लोगों की यहाँ पर उपस्थिति दर्ज हुई है कि कैसे कह दूं थक गया हूं मैं,
जाने किस किस का हौसला हूं मैं। दरअसल प्रकाश ओला सर दिल्ली में कस्टम ऑफिसर हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए इनकी सैलरी है, मैं भी वहीं रक्षा मंत्रालय में हूं। तो मैंने ओला सर से कहा कि सर आप नीम का थाना जैसी छोटी जगह पर अपनी ऊर्जा क्यों लगाने जा रहे हो, रोज शनिवार रविवार को आना। तो ओला सर ने कहा कि रामावतार, मुझे इस मिट्टी का कर्ज उतारना है, मुझे इस समाज के प्रति कुछ देना है, मुझे घर घर से IAS RS निकालने हैं। कि मुझे गिराने में लगे हो, मैं गिरा तो मुद्दा बनकर खड़ा हो जाऊंगा, चलने दो अभी सफर बाकी है मेरा, मुझे रोका गया तो काफिला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तो ओला सर महज एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्थान का नाम है, जिनके गाइडेंस में हम लोग सीखते हैं पॉलिटी कैसे पढ़े, सोशियोलॉजी कैसे पढ़े। तो ये आप सभी लोगों का सौभाग्य है कि अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा इन लोगों का अपनी केवल धार। ऐसे ही ओला सर के विचार हुआ करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं ओला सर को आमंत्रित करना चाहूंगा सर, बच्चों के गाइडेंस के लिए जो आपका प्रोसेस है। धन्यवाद नागर साहब, जो मेरे लिए इतने शब्द बोले उन्होंने। आप सभी आगंतुक, पेरेंट्स, टीचर, छात्र सभी का हार्दिक स्वागत ज्ञान सिद्धि क्लासेज के सेमिनार में आने के लिए। मैं सेमिनार को आयोजित करने का जो एक आइडिया है, बहुत सारे लोगों ने कहा सर सीकर में, दिल्ली में, जयपुर में तो सेमिनार होते सुने हैं, नीम का थाना में इस तरह का सेमिनार कि यहाँ पर IAS आ रहे हैं, वो भी 3-4, RS आ रहे हैं 4-5, इतना बड़ा सेमिनार क्यों कर रहे हो आप। तो उसकी प्रेरणा मुझे मिली। 1-2 बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। उनसे 1-2 बार बात की, किसकी तैयारी कर रहे हो, कह रहे सर UPSC की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा किसको देखते हो, कह रहे यूट्यूब पे सर उनको देखा था, उनसे हमको प्रेरणा मिली थी। तो मैंने उनकी बात करवाई, फ़ोन हाथ में, बच्चे का हाथ काँप रहा है ऐसे। मुझे लगा क्या हो गया, कह रहे सर मैंने पहली बार बात की है किसी IAS अधिकारी से, नहीं तो हमने तो यूट्यूब पर ही देखा है। अब जिन बच्चों की, मुझे उस टाइम लगा कि जिन बच्चों को एक यूट्यूब पे देख करके प्रेरणा मिल रही है, उन बच्चों को अगर मैं यहाँ साक्षात ला करके खड़े कर दूँ, वो भी टॉप 100 रैंक जो मैंने दिए हैं मुखर्जी नगर में, उन बच्चों को कितनी मोटिवेशन मिलेगी। तो ये मेरा सेमिनार आयोजित करने की जो प्रेरणा और विचार था वो वहीं से मुझे मिला, और उसी का परिणाम है कि आपके सामने हिंदी मीडियम के टॉपर लगातार 2 साल से जो अंडर 100 रैंक है वो मैंने दी है मुखर्जी नगर में। मैं ऑलरेडी 4-5 साल से मार्गदर्शन कर रहा था इन बच्चों को, आपने सुन लिया है तारीफ, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, तो वो आप सुन चुके हो। और ये आपका सौभाग्य है कि इन बच्चों को दिल्ली से, जयपुर से इतनी कोचिंगें बुलाती हैं, इतनी कोचिंगें इनको ऑफर देती हैं कि आइए सर बच्चों के साथ हमारी फ़ोटो खिंचवाइए, ताकि वो आपको, गरीब बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को उस ट्रैप में ले सके, मार्केटिंग ट्रैप में। आप यहाँ से देखें कि ये बच्चा वहाँ है, उस कोचिंग में है, आप वहाँ चले जाएं और वहाँ रूम रेंट, वहाँ की सुरक्षा की चिंताएं, खाना पीना, उनमें उलझ करके अपनी 80% एनर्जी जो है आप उन्हीं में गंवा दो। ये आपके साथ वहाँ पर जा कर के परिणाम होता है। तो मेरा यहाँ पर संस्थान डालने का, इन लोगों को बुलाने का जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को यहाँ से मोटिवेशन मिले। अगर मैं नहीं कहता कि हम 100-200 IAS RS बनाएंगे, लेकिन मेरी यही इच्छा है, हमारी टीम की यही इच्छा है कि अगर हम हर साल 4-5 RS IAS भी बना देंगे तो नीम का थाना क्षेत्र 4-5 साल में सिरमौर हो जाएगा, और अपने आप बाहर के लोग भी यहीं आएंगे। हम इसको गढ़ बना देंगे RS और IAS की तैयारी का। अभी जो बच्चे सोचते हैं मुखर्जी नगर जाकर के तैयारी होगी, मैं कहता हूँ 5 साल बाद लोगों को लगेगा नीम का थाना जाकर के अच्छी तैयारी होगी, ये मैं आपसे गारंटी करता हूँ। दूसरा, जो बच्चे, कई बार होता है कि सर मैं तो गरीब हूँ, मैं फीस नहीं दे सकता हूँ, तो ये जो बच्चे बैठे हैं जो IAS बन चुके हैं, इनसे आप पूछिए, मुखर्जी नगर में मैंने ऑलमोस्ट फ्री में बच्चों को पढ़ाया है, बिल्कुल फ्री, निःशुल्क, और मैं यही यहाँ पर करता रहूँगा। जो भी गरीब बच्चा है, जिसमें कैपेबिलिटी है, सिंसियरिटी है, वो बच्चा आकर आए, अपने पेरेंट्स को साथ लाए। बस मेरी एक ही कंडीशन होती है कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर फ्रीडम की डिमांड नहीं होनी चाहिए। सर मुझे तो फ़ोन चाहिए, मैं तो ऑनलाइन देखूंगा, मैं तो रील देखूंगा, इस तरह की चीज़ है तो वो मैं उस बच्चे को खुद ही मना कर देता हूँ कि भाई मैं आपको गाइड नहीं करूँगा। और उसका परिणाम है कि जहाँ पर 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार करोड़ रुपए की कोचिंगें खड़ी हैं, उनके टॉप 100 में एक बच्चे नहीं हैं, एक बच्चे उनके टॉप 100 में नहीं आते हैं। वो इन्हीं से, जो मेरे स्टूडेंट इनसे संपर्क करते हैं कि सर आइए आप हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाइए, आपको ये लालच देंगे, वो करेंगे। लेकिन आपके सामने है, ये लोग दिल्ली से, इतना युद्ध का माहौल चल रहा है, वहाँ से छोड़ करके आप लोगों के लिए पास आए हैं। तो इसका मकसद यही है, नीम का थाना को थोड़ा सा जागृत करना कि हमारे कम से कम 8-10 IAS RS यहाँ से हर साल
बन सकें। तो गरीब बच्चों के लिए जो फैसिलिटी है, हमारी कोचिंग की जो एक फैकल्टी की बात है वो आपको बता चुके हैं सभी लोग, सभी नेट जेआरएफ से कम क्वालिफाइड मेरे पास कोई टीचर नहीं है। यही टीचर अगर बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाएंगे इनको करोड़ों रुपए के पैकेज मिल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को चेतक एक्सप्रेस में बैठ करके दीपक गोदारा यहाँ आता है, आप लोगों को पढ़ाता है, ये बहुत बड़ी बात है नीम का थाना के लिए और आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए। दूसरा एक जो अभी हमारे यहाँ पर कोर्स चालू है उसके लिए मैं बता दूं, फाउंडेशन कोर्स हमने चला रखा है ताकि फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में बच्चों को एक प्रॉपर जो टाइम होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का वो गोल्डन आवर होता है। क्योंकि मान लो कि आपका बीए हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद में आप 2-3 साल खराब करेंगे तो आपकी जो जीवन की एनर्जी है 50% वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चांस नहीं बचता है। तो वो हमारी ऊर्जा खराब नहीं हो, आप सही समय पर सही जगह आएँ, इसलिए हमने यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स डाला है। और अगर कोई बच्चा फाउंडेशन कोर्स में हमसे जुड़ेगा तो मैं निसंदेह उसको ये विश्वास दिलाता हूँ उनके पेरेंट्स को कि आगामी 3-4 साल बाद उनका बच्चा यही मंच पर बैठा मिलेगा और हम सभी उनका स्वागत ऐसे ही करेंगे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। इसी के साथ में जो भी छात्र हैं यहाँ पर उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो IAS हैं, RAS हैं, अभी कोचिंग में हैं, शाम तक भी हैं, कल तक भी हैं। तो जो बच्चे मिलना चाहते हैं, कोई तैयारी कर रहा है इसकी, तो वो थोड़ा सा इनसे मिल सकता है, आराम से पर्सनल गाइडेंस ले सकता है। हमारी कोचिंग की भी ये एक विशेषता है कि हम हर बच्चे को देखते हैं कि इस बच्चे को क्या नहीं आता है। किसी बच्चे को रीजनिंग नहीं आता, किसी बच्चे को पॉलिटिकल साइंस नहीं आता, किसी बच्चे को ज्योग्राफी नहीं आती। और अगर आप बड़े शहर में बच्चे को भेजते हो तो वो बस भीड़ का हिस्सा बन जाता है, भेड़ चाल। सब बच्चों को एक लाठी से हाँकते हैं वहाँ पर, चाहे कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो, चाहे कोई बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर हो, सबको एक भीड़ का हिस्सा बना करके पढ़ाते हैं। मेरे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बच्चे की स्पेसिफिक उसकी कमी देखता हूँ कि यार इस बच्चे में ये कमी है, थोड़ा सा पुश करेंगे ये बच्चा निकाल लेगा। और इसी का परिणाम है कि ये अधिकारी आपके सामने बैठे हैं, ये टूट चुके थे, बीच में प्री फेल हुए, टूट चुके। घर वालों ने कहा नहीं सर नहीं होगा, लेकिन देखो जो जज्बा इन्होंने बनाए रखा, जो एक दिनकर की कविता है, कवि दिनकर, उनकी कविता है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके जो आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो जब आदमी पत्थर को पानी बना सकता है तो कुछ 2-4 किताबें पढ़ने की, जो एक 2-4 किताब पढ़ करके थोड़ी सी 4-5 घंटे की मेहनत करके स्मार्ट गाइडेंस के साथ में, स्मार्ट तैयारी के साथ में आप 2 से 3 साल में जब RAS IAS बन सकते हो तो मुझे लगता है बहुत आसान है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति कर रहा है, दिल्ली जयपुर में बैठा व्यक्ति कर रहा है, तो हम भी आराम से उसको कर सकते हैं। यही प्रेरणा मैं आप लोगों को देना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सेमिनार किया। आप लोगों का भी सौभाग्य है, मुझे नहीं लगता कि नीम का थाना में या कभी इस तरह से कोई मौका मिलेगा कि इतने, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी टीम है, इसलिए ये लोग आपके सामने आए हैं। बड़ी बड़ी संस्थान भी जो हैं, बड़ी बड़ी संस्थान भी इस तरह का सौभाग्य बच्चों को उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। तो बच्चों को यही संदेश है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं, इसको एक अवसर मान करके और हमारे पास आएँ। किसी भी बच्चे को निराश नहीं करेंगे। मैंने खुद ने कम से कम 20 सरकारी नौकरियां मैं प्राप्त कर चुका हूं, 20 सरकारी नौकरियां। जो अभी बच्चों के लिए सपना होता है CGL, मैंने 2011 में क्रैक किया था CGL, जब मैं 21 साल का था। उसी टाइम में बैंक में PO था, 3 बैंकों में PO रहा। उसके बाद मैंने RAS क्वालिफाई किया, कम से कम 4 बार RAS में मेरी रैंक लगी है प्रॉपर। IAS का मैंने 7 बार इंटरव्यू दिया, असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी मैंने छोड़ी। तो इतना सारा नौकरी लगा हुआ, इतना क्वालिफाइड आदमी आपको किसी कोचिंग में मिल जाए, किसी जयपुर दिल्ली की कोचिंग में मिल जाए, तो आप मुझे बता देना कि सर वहाँ पर ऐसा आदमी है जो लगातार इतनी एग्ज़ाम क्रैक करता है। तो यही मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इन अधिकारियों से मिलना हो, कोई मार्गदर्शन हो, एक टीम के रूप में हमसे जुड़े रहेंगे हमेशा। और आप लोगों को हनुमान जी की कथा याद रखनी चाहिए। रामायण आपने में से किसी ने पढ़ा होगा कि जब हनुमान जी और वानर सेना, श्री राम की वानर सेना थोड़ी सी भयभीत होती है, जब सीता माता को उठा ले जाता है रावण, तो उनको भय होता है कि पता नहीं हम खोज पाएंगे कि नहीं खोज पाएंगे। सारे वानर भयभीत हैं, डरे हुए हैं। तभी जामवंत आते हैं और वो कहते हैं कि हनुमान जी आप तो पवन पुत्र हो, आप तो आराम से कर सकते हो, आपके लिए तो ये दाएं हाथ का खेल है। और हनुमान जी को याद आती है अपनी शक्ति और उसका परिणाम आप सब जानते हैं, रामायण, रावण का विनाश होता है। तो मेरा जो काम है वो ये है कि बच्चे को सही दिशा देना। अगर वो भटक रहा है, अगर वो रील और इधर उधर की चीज़ों में जा रहा है, मैं उसको टोक देता हूँ। मेरा काम है दिशा दिखाना, बच्चे का काम है मेहनत करना, और उसका परिणाम है IAS और RAS। और हमारा मिशन भी यही है कि हम लगभग हर घर से, आज नहीं 5 साल बाद, आज नहीं 10 साल बाद,
लेकिन हर घर से नीम का थाना में मैं 1-2 RSIS जरूर खड़ा करूँगा, जो भी मेरे मार्गदर्शन में रहेगा। और इस चीज़ को आप मन से नोट कर लेना। कभी हो सकता है, पिछले बार मेरा सेमिनार था, कोचिंग की ओपनिंग थी, मैंने बोला था कि इस बार मैं पूरा फोकस, मेरे 3-4 स्टूडेंट हैं UPSC के, उनके ऊपर लगा रहा हूं और मेरा बच्चा टॉप 50 में आएगा। और ये दीपक गोदारा की मैं बात कर रहा था और आपके सामने ये बच्चा आज बैठा है। दुर्भाग्य था कि भी टॉप 50 में नहीं आ पाया, लेकिन 92 भी कोई कम बात नहीं है। तो उसी जामवंत की तरह मैं यहाँ के बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर एनर्जी है, 90% बच्चों की बनती है, लेकिन फिर वो बच्चे भेड़ चाल में फंसते हैं कि सर मैं तो रेलवे की तैयारी करूँगा, GD की तैयारी करूँगा, मैं तो सर कांस्टेबल की तैयारी करूँगा। करिए, बहुत अच्छी बात है, छोटी एग्ज़ाम भी दीजिए, लेकिन हमारी तरह सोचिए कि छोटी एग्ज़ाम देनी है, उस नौकरी को छोड़ना है, फिर दूसरी देनी है, बड़ी नौकरी भी फतेह करनी है, फिर उससे बड़ी करनी है। अपने सपने कम से कम बड़े रखिए और हम आपको वो मार्गदर्शन उपलब्ध करवाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे, आप में से कोई बच्चा अगर कोई पूछना चाहता हो, कोई किसी प्रकार का संदेह हो एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के, वो सवाल पूछ सकता है और हमारी कोचिंग संस्थान में इसके बाद में आकर के मिल सकता है। नागर जी को मैं आमंत्रित करूँगा। प्रकाश सर, बहुत बहुत आभार आपका। और दरअसल ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर आपको कुछ अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। दरअसल जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोले हैं, हम कलम के बेटे हैं साहिब, वो कैसे दिन को रात बोलेंगे। आपके सामने हमने 2 IAS भरत जयप्रकाश मीणा जी, दीपक गोदारा जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और प्रकाश सर, आपके संघर्ष और आपकी योग्यता को देखते हुए बात कहता हूं कि सबसे पहले भटक गया था मैं, इसलिए सभी लोगों को रास्ता दिखा रहा हूं मैं, सभी लोगों को रास्ता दिखा रहा हूं मैं। तो प्रकाश सर कहीं कमजोर न पड़ जाए, ये आप सभी लोगों का दायित्व बनता है। भरपूर प्यार देगा नीम का थाना, इसी उम्मीद के साथ हमारे बीच एक पंडित कौशल दत्त शर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, वो भी कुछ बच्चों के मोटिवेशन के लिए। वागिशाद्यः सुमनसः सारभारथानमुपक्रमे यम नत्तवा कृतकृत्यः शुस्तम नमामि गजाननम। आज के इस विशेष टॉपर्स सेमिनार सम्मान समारोह में उपस्थित मातृशक्ति, युवा शक्ति, गणमान्य नागरिक गण और हमारे सामने मंच पर विराजमान आज के आकर्षण, विशिष्ट स्वरूप, जिनको हम देख करके एक अपने आप में हर्षानुभूति कर रहे हैं, गौरव महसूस कर रहे हैं। ऐसे बच्चे हमारे भी हों, हमारे नीम का थाना क्षेत्र में, नीम का थाना नगर में, हमारे घर घर में ऐसे अधिकारी पैदा हों, अधिकारी बने। ये प्रेरणा आज हमें प्रकाश जी ओला सर से मिल रही है। आपको मैं ज्ञान शुद्धि क्लासेज जो नीम का थाना में खुला हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं, शुभकामनाएं करता हूं। आपने हमारे नीम का थाना को ऐसा अवसर दिया है कि यहाँ की प्रतिभाएं निखरें, वो पत्थर हीरे बनकर के तराशे जावें और अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का, नगर का, क्षेत्र का। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। मैं मंचस्थ अधिकारियों से भी सुन रहा था, 3-4 बातें बहुत अच्छी लगी आपकी, बहुत अच्छी। एक तो सारे अधिकारी आस्थावान हैं। आपके सभी के उद्बोधन में एक आस्था शब्द झलक करके आया, भगवान का स्मरण आया, सनातन के प्रति समर्पण आया। आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम भटक रहे हैं, हम उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ बने जिसने हमें मानव योनि दी है, और मानव योनि में राजस्थान में जन्म दिया है। राजस्थान आर्यावर्त का मुख्य क्षेत्र होता है। 84 लाख योनियों की भी बात की आपने, तो उसमें 4 लाख प्रकार के मानव होते हैं। बंधुओं, कितने प्रकार के मानव हैं? 4 लाख। हम साइबेरिया में पैदा नहीं हुए हैं, समझ रहे हैं कैसे मानव पैदा होते हैं। हम दक्षिणी अफ्रीका में पैदा नहीं हुए हैं, हम भारत के सबसे उत्कृष्ट क्षेत्र में पैदा हुए हैं और हमारे में अद्भुत प्रतिभा है।
प्रकाश जी ओला सर बार बार कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में प्रतिभाओं को तराशने के लिए मैं यहाँ पर आया। दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक किंग और किंग मेकर। आप किंग मेकर हैं हमारे यहाँ क्षेत्र के। मैं आप सभी के लिए ज्यादा समय नहीं है संभवतः। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कितनी अच्छी बात है। हम प्रयास करें, आगे बढ़ें, इनसे प्रेरणा लें और सभी एक संकल्प लें युवा पीढ़ी कि हमें भी हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करना है। मैं मंगल कामनाएं करता हूं, ज्यादा समय नहीं है। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शिवनस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। संस्कृत के प्रति मुझे पता लगा भी कि आप अधिकतम अधिकारी मुख्य विषय संस्कृत लेकर के आए हुए हैं। बहुत गौरव का विषय है नीमका थाना क्षेत्र के लिए। संस्कृत विषय ऐसा नहीं है, बहुत विशेष विशेष है। भारतीय दर्शन और संस्कृत अपने आप में अद्भुत विषय हैं। इनको विषय को आप आधार बना करके IAS RAS दीजिएगा, निश्चित रूप से सफलता आपके चरणों को चूमेंगी। यही शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मेरे शब्दों में विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सभी लोगों का। नाश्ते रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था हो रही है, साथ ही एक फाइल फोल्डर आप लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद जो भी लोग IAS ऑफिसर से मिलना चाहे वो ऑफिस के अंदर मिल सकते हैं। किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए। और इस प्रोग्राम के समापन से पहले अपने साथ कुछ लेकर जाइएगा कि जब सिंदूर की डिब्बी मार्केट में मिलती है तो उसकी कीमत 5 रुपए होती है। जब वो सिंदूर मांग में सस्ता है उसकी कीमत प्राण होती है। जब वो सिंदूर पाकिस्तान में जाता है उसकी कीमत पूरा पाकिस्तान होती है। कि क्या है जवानी कि घनघोर तिमिर में मशाल बन जाती, सृष्टि के हित हेतु महाकाल बन जाती। लघुता त्याग संकट में बनी दीर्घता, धरा है तू राणा शिवासी बनी वीरता। अरे मगमग पग पग संघर्ष नाम जवानी है। अरे नभ को पल में करती स्पर्श जवानी है। नभ को पल में करती स्पर्श जवानी है। तो वो जवानी जो आकाश छूने वाली है, मुझे यकीन है कि नीमका थाना से IAS RAS दीपक गोदरा और भरत जयप्रकाश जैसे बन के निकलेंगे कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, फिर दूर तलक रात होगी। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार ज्ञान सिद्धि कोचिंग क्लासेज का। किसी को कोई भी डाउट हो ऑफिस में मिलिए, क्लास में मिलिए हमसे। हर तरह की समस्या का समाधान, कौन सी किताब पढ़नी है, कब पढ़नी है, कब से तैयारी शुरू करनी है, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, सब कुछ बताया जाएगा आप लोगों को। गुड इट। आभार प्रकट करने के लिए मैं श्री श्याम मोला जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मंच पर विराजमान सभी अतिथि अधिकारीगण और आज इस सेमिनार में उपस्थित मातृशक्ति, युवा और भारत के भविष्य, आपने जो कुछ भी यहाँ अर्जित किया है उसको जीवन में यथार्थ में उतारें। यानी इनसे जो सुनने को मिला है और जो प्रेरणा आप ले रहे हैं, जो संकल्प लेकर के आप यहाँ आए हैं, उस संकल्प को पूरा करें। जैसे गोदारा जी ने बहुत दृढ़ निश्चय के साथ ये कहा है कि मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ जो कोचिंग ले रहे हैं कुछ बच्चे, वो निश्चित रूप से IAS और RAS बन कर के रहेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को भी, और आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग में जुड़ कर के और अपने भविष्य का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सभी लोग रिफ्रेशमेंट लेते रहें और इस प्रोग्राम को हम समापन की तरफ हैं। दरअसल प्रकाश सर कह रहे हैं कि कुछ कविताएं सुनाइए, और तो एक कविता मैंने अभी इस पे लिखी थी पहलगाम पर, सुना दो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। एक बार जोरदार ताली बजा के मुझे हौसला वर्धन करेंगे मेरा। दरअसल ये कविता धर्म निरपेक्ष है और पाकिस्तान को मैं इस कविता के माध्यम से एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि सुनो गौर से पूरा पाकिस्तान सुनो, इस कविता को सारा हिंदुस्तान सुने।
जिन्ना का नहीं, हिंदुस्तान हमीद का है। अरे मुल्क हमारा अशफाक शहीद का है। अरे जात नहीं, जज्बात नहीं, धर्म पूछकर मारा है। कायरों ने वीर शिवा राणा का लहू ललकारा है। कायरों ने वीर शिवा राणा का लहू ललकारा है। अरे बंदूकों के आगे धर्म नहीं बदला हमने, निर्दोष और असहायों पर नहीं किया हमला हमने। अरे कलमा नहीं, कलाम पढ़ा है हमने। बाबर नहीं, श्री राम पढ़ा है हमने। बाबर नहीं, श्री राम पढ़ा है हमने कि सेना के शौर्य का कहर देखेगा पाकिस्तान। 56 इंची छाती का ट्रेलर देखेगा पाकिस्तान। आंसू देने वालों को खून दिया जाएगा। घर में घुस आताताई भून दिया जाएगा। पहलगाम के बदले में पीओ के हथियाना होगा। प्रतिशोध लेने को रणचंडी का रौद्र रूप दिखलाना होगा। प्रतिशोध लेने को रणचंडी का रौद्र रूप दिखलाना होगा। और पुलवामा का बदला लिया जैसे बालाकोट से पाकिस्तान हिला देंगे। परमाणु विस्फोट से पाकिस्तान हिला देंगे। और मुझे विदा करना कि गोरी गजनवी की छाती पर केसरिया गाड़ा जाएगा और भारत भू पर चांद सितारों वाला झंडा फाड़ा जाएगा। और एक के बदले 100 शीश उतारे जाएंगे। अरे कलमा नहीं, हनुमान चालीसा सुनाकर मारे जाएंगे। कलमा नहीं, हनुमान चालीसा सुनाकर मारे जाएंगे। बहुत बहुत आभार। और मुझे कि ये गंगा बेटा घर पे आता है युद्ध भूमि जाने से पहले। बेटा पूछता है अपने सैनिक पिता से कि आपके लिए क्या पहले है? कि ये गंगा जमुना दरिया गुलजार चमन पहले मेरे लिए, ये जमी पर्वत सरहद समंदर गगन पहले मेरे लिए। बेटे ने पूछा सैनिक पिता से कौन पहले, कौन पहले? गुलबदन तन मन धन नहीं, वतन पहले मेरे लिए, वतन पहले मेरे लिए। कि लाम पर जाके शत्रु का काम तमाम करते हैं। रात भर जागकर नैनों की नींद नीलाम करते हैं। और सैनिकों से सवालों का जवाब यही है, वो वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करते हैं। वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियां और मैं, एक मेरी कविता है शहीद की गाथा जो मैंने 2013 में लिखी थी। जब आईएएस ऑफिसर्स एक कवि के द्वारा कहे कि आप कविता सुनाई तो ये हमारा भी सौभाग्य होता है। लॉन्स नायक हेमराज और शहीद सुधाकर के पाकिस्तान वाले शीश काट के ले जाते हैं। तब माँ बेटे से फोन पे वार्तालाप कर रही होती है। तो बेटा माँ को क्या जवाब देता है, वार्तालाप सुनेगा। कि तनी हुई है संगीने, माँ कहता है शहीद हेमराज सर कटने से पहले कविता सुनेगा कि तनी हुई है संगीने, मैं खड़ा हूं बर्फीली घाटी पर, अरे मर के भी आंच ना आने दूंगा मैं भारत की माटी पर। गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं, गोली के बदले गोली से हिसाब ले रहा हूं। माँ आज तिरंगा दुश्मन की छाती में गाड़ कर आऊंगा। हे माँ तेरी कसम नहीं तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। हे माँ तेरी कसम नहीं तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। और माँ पूछती है कि वहां की फिजा कैसी है। हनुमान थप्पा को याद कीजिएगा जो 10 दिन तक बर्फ के अंदर डूबकर भी जिंदा रहा। कि जमी हुई है बर्फ यहाँ, थमी हुई है सांसें, उबल रहा है रक्त हमारा, बने जो जान के प्यासे। जय काली जय दुर्गा का मंत्र फिजा में गूंज रहा। हिंदुस्तान जवानों आगे पूरा पाक धूज रहा। हिंदुस्तान जवानों आगे पूरा पाक धूज रहा। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। एक बार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। एक बार इस देश के सम्मान के लिए और सैनिकों के सम्मान के लिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक बार खड़े होकर जयकारा लगाएंगे मेरे साथ। ये नीम के थाना की धरती है, ये शेखावाटी की धरती है, जो यहाँ पर जब जब सीमाओं ने बेटे मांगे सैनिक देती है, सिपाही देती है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद। थैंक यू।
चेक चेक। जिसको भी फोटो खिंचवानी है आईएएस अफसरों के साथ में वो ऊपर आ सकते हैं। और रामतार जी को फिर बुलाएंगे कभी कभी सम्मेलन करवाने के लिए। ये बहुत अच्छे और दुधारू कलाकार हैं, कवि हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागर साहब।